यह कहानी है एक कायर इंसान कैंग की। एक दिन अचानक आधी आबादी के साथ कैंग को भी खतरनाक जगह में भेज दिया जाता है। सभी लोगों को कुछ शक्तिशाली कौशल मिले जो उन्हें इस खतरनाक दुनिया पर हावी होने में मदद करने वाले थे, लेकिन कैंग को एक बेकार कौशल मिला, रिसरेक्शन। और यकीन मानिए यह कौशल उसके लिए एक अभिशाप से कम नहीं था। वह बार बार मरा, इतनी बार कि उसे गिनती भी याद नहीं। कभी कुचल दिया गया, कभी टुकड़ों में काट दिया गया, कभी जलकर राख हो गया और एक बार तो एक मोटे गॉब्लिन ने उसे कुचल दिया था। यह सब भी काफी नहीं था। उसका परिवार, उसके मम्मी पापा, उसकी माँ कोमा में चले गई और उसके पिता ने अपना एक हाथ गंवा दिया और उसकी इकलौती बहन। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मुझे पता है आप मेरे सपोर्ट के लिए ये कर सकते हैं। मांगा सोलो रिसरेक्शन। इसकी शुरुआत में दिखाए जाते हैं अनडेड, ऐसे बींग जो मारने पे नहीं मरते। हम इमोर्टल्स के लिए जो जिंदगी और मौत से आगे निकल चुके हैं। किसी एक डायमेंशन को डोमिनेट करना बहुत ही आसान टास्क था, ऐसा हमको लगता था जब तक हमने अर्थ पर अपने पैर नहीं रखे। तेज आग दिख रही, लावा चारों तरफ। हमें ऐसा लगता था हम किसी भी डायमेंशन को अपने काबू में कर। तब एक स्केलेटन चिल्लाता है, ये क्या है? आखिर ये क्या हो रहा है? तुम तो बस एक इंसान हो, वो भी अर्थ पे। तुम कैसे जिंदा? बड़े ही हैरान होते हुए वो अनडेड पूछता है। आग से एक मानवकृत आकृति बाहर आते हुए कहता, कौन जानता, मे बी मैं तुम लोगों से ज्यादा अच्छा और ज्यादा मजबूत। ऐसे कहते हुए वो आकृति अनडेड को एक पंच मारती है और एक पंच में वो अनडेड धराशायी हो जाता है। इसके साथ हमारी मांगा शुरू होती है सोलो रिसरेक्शन। 2 साल पहले एक घर में एक लड़की दरवाजे के पास अपने भाई को बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता कि एक लड़का जो कि जॉबलेस है अपनी बहन के यहाँ कैसे रह सकता है, और वो भी रात को शराब पी कर आकर दिन भर से वीडियो गेम खेलता है। अगर तुम ऐसे ही जिंदा रहना चाहते हो तो अपने परिवार के यहाँ चले जाओ। लड़का कैजुअली बोलता है नहीं, क्योंकि इस एज पर अपने परिवार के ऊपर डिपेंड होना अच्छी बात नहीं। लड़की झल्लाते हुए कहती है कि तो क्या ये अच्छा है? तुम अपनी बहन पे डिपेंडेंट रहो, कल तुम्हें पॉकेट मनी मिलेगी नए ईयर की, तो उसे लो और काम की तलाश में जाओ। लड़का कहता है ओके, मेरा हेड घूम रहा है, हम कल बात कर। अपने कमरे में प्रवेश करते हुए वह लड़का बोलता है अगेन यू आर अगेन डूइंग दिस। ऐसे करते हुए वह लड़का अपने बेड पे गिर जाता है और खुद से बात करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही पैथेटिक हो कैंग ह्योन। यहाँ हमें अपने मेन हीरो का नाम पता चलता है जो है कैंग ह्योन। कल मुझे जॉब की ओर ढूंढना ही होगा। मैं बिना अपने वीडियो गेम को बंद किए ही सो गया था। काश ऐसा होता कि ये जिंदगी ही एक गेम की तरह हो, तब मुझे किसी रियल जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। वॉरियर, विजार्ड, स्वॉर्डमैन, ऐसे कहते हुए लड़का सो जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है, द ट्यूटोरियल बिगिन ऑन अर्थ। इसके साथ लड़के की आंख खुलती। वह एक नई जगह पे है जो पूरी तरह से व्हाइट है। शायद वह वहाँ टेलीपोर्ट होकर आ गया। वह सोचता है ये क्या है और ये मेरी आंखों के सामने क्या है? इस पर लिखा होता है वेलकम टू द ट्यूटोरियल सर कैंग ह्योन, और एक डेट लिखी होती है कि 4 साल 365 दिन 23 डे और 49 मिनट्स बाद अर्थ सेकंड डायमेंशन से कनेक्ट हो जाएगी। नोटिफिकेशन आगे लिखा होता है कि इस ट्यूटोरियल 8 लेवल हो और हर लेवल कम करने पर तुमको एक गिफ्ट मिलेगा विथ अवेकनिंग। लड़का सोचता कि क्या ये बहुत अच्छा गेम का? फिर वो सोचता है कि मुझे दिन भर गेम खेलने की वजह से ऐसे अजीब से सपने आ रहे हैं, मुझे इसे छोड़ना चाहिए। और मन में सोचता है मॉम डैड आई एम सॉरी, कल से मैं काम पे जरूर जाऊंगा। फिर खुश होते हुए बोलता है कि लेकिन आज मैं इस गेम को अच्छे से एंजॉय करूंगा। ये केवल एक गेमिंग माइंडसेट का कमाल। एक नोटिफिकेशन के साथ हमारा हीरो फर्स्ट लेवल पे एंटर करता है जिसका टॉपिक है मे योर करेज सेव द अर्थ। फर्स्ट लेवल यहाँ बताया जाता है तुमको अपने सबसे बड़े फियर को कॉन्कर करना है और अपना करेज प्रूफ करना है। गेम के क्लियर कंडीशन में बताया जाता है कि आपको ब्रिज के एंड में पहुंचना है और अगर आप फेलियर होते हैं तो पेनल्टी है। तब वो टेलीपोर्ट होता है और उसकी आंखों के सामने एक पतली 1 मीटर चौड़ी मिट्टी की बनी हुई ब्रिज दिखती है जिसके नीचे धड़कता हुआ लावा होता है। उसके बगल में बहुत से लोग, वैसे ही कई ब्रिज होते हैं, उसमें सभी लोगों के सामने एक एक ब्रिज होता है। उसकी नजर बगल में पड़ती है जहाँ उसकी बहन होती है। वो अपनी बहन को बोलता है तुम मेरे सपने में क्या कर रहे हो? उसकी बहन की आंखों में आंसू है। वो बोलती है कैंग ह्योन। वो पूछता है कि क्या हो रहा है? उसकी बहन में है अचानक से लोगों ने मुझसे पूछना चालू कर दिया कि हमें अर्थ को बचाना है और मैं यहाँ टेलीपोर्ट हो गई। ह्योन बोलता है कि इसे अपना ड्रीम मत समझो क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। हीरो को लग रहा है कि वो भी अपने ड्रीम में। उसकी बहन बोलती है क्या यह भी इम्पोर्टेंट है? अगर ये ड्रीम होता तो हम इतनी आसानी से बात नहीं कर पाते। तब हीरो बोलता है हाँ, मेरा ब्रेन कोई नेचुरली डिसीव कर सकता। इतना कहकर लड़का आगे बढ़ जाता है उस ब्रिज को पार कर। उसकी सिस्टर बोलती है वॉट एवर। अगर लड़का बोलता है अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ तो मैं उठ जाऊंगा सपने। तभी ऊपर से कोई लावे पे गिर जाता है जो बेहद दर्दनाक चीज के साथ उसमें जल भाई बहन की रूह कांप जाती है। उसकी सिस्टर बोलती है तुमको अब क्या लगता है? हीरो बोलता है ये कुछ रियल सा महसूस हो रहा है पर फिर भी मैं डर नहीं रहा, जबकि उसके पैर कांप रहे। सिस्टर सोचती है कितना बड़ा डर। उसकी सिस्टर बोलती है ज्यादा टेंशन मत लो और घुटनों के बल चलते हुए इसे पार करो, इससे रिस्क लेस होगा और हम पार कर। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ने लगता है कि मुझे डर नहीं लग रहा। उसकी सिस्टर सोचती है कि वह बिल्कुल बकवास बातें कर रहा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं घुटनों के बल चलते हुए। तभी हीरो बोलता है कि हम कुछ भूल रहे हैं बहुत जरूरी। सिस्टर बोलती है हो सकता है यहाँ मर जाए। हीरो हंसते बोलता है हा 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 और डरते हुए
बोलता है लड़खड़ाती हुई आवाज, मैं इस बात को इग्नोर करने की बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि ये सपना है, सपना रियल नहीं, और तुम मुझे बार बार इसे बार बार याद दिला के डरा रहे। उसकी आंखों में आंसू है। उसकी बहन सोचती है कि कितना बेकार का भाई। अचानक उसका भाई लिया, ये क्या कर रहे हो? यॉन बोलता है कि मैं पहले अपने हिलते हुए घबराते हुए हाथों को करूं। ये अच्छा है कि हम कुछ देर तक लेट सकते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन ब्लिंक होता है जिसका हुआ आता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पास हो गया है, बढ़ा रहे हैं और डिफिकल्टी को इंक्रीज कर रहे हैं। ये पढ़ते ही वो देखते हैं कि वो लगा है और धीरे टूटने लगता है। इसको देखकर दोनों भाई बहन तेजी के साथ आगे की तरफ भागते हैं, दिखाई देते हैं। अचानक दोनों तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। हमारा हीरो सोचता है कोई बात नहीं, ये ब्रिज नैरो नहीं है, ये चौड़ा उतना ही, तो मैं इसे पार कर सकता हूं दौड़कर। अचानक वो देखता है कि ऊपर से कुछ पत्थर इस सिस्टर लाइन के पास पहुंच चुका है। वह दौड़ते हुए अपनी सिस्टर को लेकर कूदता है और ब्रिज के उस तरफ पहुंच जाता है और एक नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है, लेवल अप, कांग्रेचुलेशन, आपने लेवल 1 क्लियर कर लिया, आपको टेम्पररी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है एज अ क्लियरिंग रिवॉर्ड। अब आप ऑफिशियली एक अवेकनर हो। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने का समय उसके भाई के पास नहीं होता और वो आराम से लेट जाता है थका हुआ। उसकी सिस्टर बोलती है ये टेम्पररी अवेकनिंग मतलब ये ओवर नहीं हुआ है। यॉन अपनी बहन को बोलता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। उसकी सिस्टर बोलती है ओके राइट, ड्रीम देख रहा है। पर दूसरे दिन सभी सोशल मीडिया में इस ड्रीम की बातें चलने लगती है क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड ने एक साथ सेम ड्रीम देखा था और इस इवेंट को लूसिड ड्रीम के नाम से जाना जाने लगता है। तरह तरह की थ्योरीज बनने लगे हैं कि शायद ये मास हिप्नोटाइजेशन, पर सबको एक बात समझ में आ जाती कि 4 साल बाद अर्थ किसी ऐसे डायमेंशन में प्रवेश करेगी जिससे अर्थ का बचना मुश्किल, इसलिए चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती और आगे कहानी अगले चैप्टर। इस अगली सुबह कैंग यॉन दोनों अपने रूम से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे को चिल्लाते हैं कि तुम मेरे सपने में थे। उसकी सिस्टर बोलती है और तुम्हारा पैर लावा में जल गया था। उसका भाई बोलता है तुम ऑलमोस्ट मरने वाले थे। सिस्टर बोलती है तो ये एक ड्रीम नहीं था। कैंग यॉन बोलता है सबसे जरूरी बात स्टेटस विंडो। उसकी सिस्टर बोलती है वी हैव रियलिस्टिक ड्रीम। अंत में उसकी सिस्टर चिल्लाते हुए बोलती है कि डैम इट, मुझे बोलने दो। उसका भाई बोलता है तुम मुझे बार बार इंटरप्ट मत करो। अंत में दोनों हाफने लगते हैं। उन्हें भूख लगती है और वो डिसाइड करते हैं कि पहले कुछ खा लिया जाए। सभी सोशल मीडिया साइट एंड ऑफ वर्ल्ड, लूसिड ड्रीम, शेयर ड्रीम एपोकैलिप्स ट्यूटोरियल, हाइक डायमेंशन, टेम्पररी अवेकनिंग, स्टेटस विंडो जैसे चीजें ट्रेंड हो रही। दोनों खाने पर चर्चा करते हैं। उसकी सिस्टर बोलती है तो यह ड्रीम नहीं था, पूरी कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोगों ने इस ड्रीम को देखा है। कांग यॉन बोलता है तो ये सच था, बट आई गेस कि ड्रीम में मरने से यहाँ रियलिटी में आप नहीं मरोगे। इसमें कहा गया है कि 3 और 4 आउट ऑफ 10 पीपल में से मर गए। 3 और 4 10 लोगों में से मर गए, बट किसी को भी कोई मेजर इंजुरीज नहीं हुई। उसकी सिस्टर पागल हो जाती है और बोलती है ये कितना अजीब सा है, बट जब हम गिर रहे थे तो ऐसा लग रहा था बहुत जोर से चोट आई। ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्चुअली में गिरे थे सपने में वो ट्रॉमेटाइज हो गए हैं, उनके लिए अलग से साइकियाट्रिक सेंटर्स बनाए गए हैं। सो क्या हमें इस तरह कैजुअली खाना सही है जबकि आउटसाइड पूरी तरह से चेओस है, जबकि आउटसाइड पूरी तरह से कायोस है। खाने को चगलते हुए हमारा हीरो बोलता है वेल हम और क्या कर सकते हैं, कम से कम हमें प्रॉपर खाने को तो मिल रहा है। और एल्स वह खिड़की से बाहर देखता है जहाँ चारों तरफ लोगों ने लूट मचा रखी है। सुपरमार्केट लूटे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से सामान ग्रैब कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ मची हुई है। ऐसे समय में घर में रहकर खाना खाना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। सिस्टर बोलती है लगता है आज मैं वर्क में नहीं जा पाऊंगी। कैंग बोलता है कि कोई डाउट, जब तक नीचे की परिस्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक हमें घर में ही रहना चाहिए। उसकी सिस्टर बोलती है क्या तुमने अपने स्टेटस विंडो को प्रॉपरली देखा था? दे सेड कि हम उसमें एटलीस्ट अपने रिमेनिंग टाइम जो कि टेम्पररी अवेकनिंग का बचा हुआ है देख सकते हैं। उसकी सिस्टर बोलती है टाइम चेक और एक स्टेटस विंडो उसके सामने ओपन होता है, बट हमारे हीरो के सामने कोई भी स्टेटस विंडो ओपन नहीं होता है जो कि वह ओपन करना चाहता था। स्टेटस विंडो में लिखा है कि हैकन डायमेंशन से जुड़ने के लिए लगभग 5 साल बचे हुए। हमारा हीरो बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है क्या इस कंडीशन में ये 5 साल सफिशिएंट है हैकन डायमेंशन से लड़ने के लिए और खुद को बचाने के लिए? बट सरकार की मेहनत से इस कंडीशन को शाम तक ही कंट्रोल कर लिया गया और जिंदगी पहले से बाकी दिनों की जैसा चलने लगी। कैंग यॉन सोता है और उसे स्टेटस विंडो दिखाई देता है वेलकम टू कैंग यॉन ट्यूटोरियल्स। वह दोबारा से ट्यूटोरियल डायमेंशन में आ चुका है। कैंग यॉन बोलता है ओह राइट। स्टेटस विंडो में लिखता है कि क्या आप एक्सप्लेनेशन और इंस्ट्रक्शन देखना चाहेंगे आपकी ट्रेनिंग का? वह उसे स्किप कर देता है और बोलता है मुझे स्टेटस विंडो दिखाओ। उसमें लिखा होता है कैंग यॉन जिसका लेवल 1 है, स्ट्रेंथ 8 है, एजिलिटी 9 है, स्टेमिना 8 है, मैजिक पावर 14 है, एडिशनल स्टेटस 1 है और एक यूनिक एबिलिटी रिसरेक्शन और एबिलिटी स्किल्स खाली। यॉन बोलता है ये अच्छा या बुरा मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मैं किसी से इसे कंपेयर नहीं कर सकता। मैजिक पावर स्टेटस लगता है मैं बाद में मैजिक भी यूज कर सकूंगा बट मैं श्योर नहीं। ऐसा सोचते हुए उसका ध्यान उसकी यूनिक एबिलिटी रिसरेक्शन पे जाता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है और कहता है कि यह एक ओवर पावर स्किल की तरह दिखाई दे रहा है। यह तो एक चीटिंग एबिलिटी है। रिसरेक्शन लेवल Z जिसे बताया गया है कि जब तक आप हैकन डायमेंशन
बंधन से नहीं जुड़ते, आप मरने के 24 घंटे के अंदर जिंदा हो जाएंगे। और आपकी जिंदा होने की आखिरी लोकेशन अगर आपने डिसाइड नहीं की है तो आप जहाँ सोए थे लास्ट टाइम वह लोकेशन होगी। परंतु इसकी पेनल्टी ये है कि आपका लेवल 1 डिक्रीज हो जाएगा और आपकी सारी एबिलिटीज 50% डिक्रीज हो जाएगी 24 घंटे के लिए। बट जब तक ट्यूटोरियल चालू रहेगा आपकी ऊपर ये पेनल्टी लागू नहीं होंगी। यह पढ़ने के बाद हमारा हीरो खुशी से नाचने लगता है और तभी स्टेटस में लिखाता है कि आप सेकंड स्टेज में इंटर करना चाहते हैं। कैंग ह्यून बोलता है बिल्कुल, और कहता है कि मेरे स्टेटस हाई है या लो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं उसे जब चाहूँ बढ़ा सकता हूँ और लेवल अप हो सकता हूँ। एज द मिरेकल मैन व्हाट कैन आई डू। परंतु मेरी खुशी तभी तक थी जब तक मैंने इस परिस्थिति का सामना नहीं किया जो आगे होने वाली है। एक मेज दिखाई देता है, एक गॉब्लिन दिखाई देता है और हमारा हीरो से पागलों की तरह एक बार में मारता है। उस वार के साथ ही गॉब्लिन मारा जाता है। नोटिफिकेशन दिखाया जाता है सेकंड स्टेज जिसकी थीम है डिफीट द एनिमीज और अपनी स्किल को प्रूव करो। हमारा हीरो एक गॉब्लिन को मारता है, तभी दीवार के बगल से एक दूसरा गॉब्लिन आ जाता है जिसे देख के हीरो डर जाता है। यह गॉब्लिन मिलिशिया है जो कि नॉर्मल गॉब्लिन से ज्यादा शक्तिशाली है। उसके हाथ में एक तलवार होती है और इसे समझ में आता है कि उन 2 गॉब्लिन के अलावा यहाँ तीसरा गॉब्लिन भी है जो ज्यादा पावरफुल है। इसे देखकर हीरो घबराता है। वह गॉब्लिन हंसता है और अपने एक वार से उसके मेज को दूर फेंक देता है। हमारा हीरो उसके इतने शक्तिशाली वारों को संभाल नहीं पाता और गिर पड़ता है। उसे समझ में आ जाता है कि वह इस गॉब्लिन मिलिटिया के लंबे तलवार को नहीं संभाल सकता। वह गॉब्लिन हीरो को मारता नहीं, सिर्फ घायल करता है और यहाँ से हीरो की दर्दनाक पल शुरू होते हैं। वह काफी बुरी तरह घायल है, गॉब्लिन उसे खींच रहा है। हीरो को समझ में आता है कि उसकी चोट जो लगी है वह भर गए हैं, बट उसके एनर्जी नहीं बची है और इसके साथ ही सेकंड चैप्टर खत्म होता है और यहाँ से हीरो की दर्दनाक पल शुरू होते हैं। वह काफी बुरी तरह घायल है, गॉब्लिन उसे खींच रहा है। हीरो को समझ में आता है कि उसकी चोट जो लगी है वह भर गए हैं, बट उसके एनर्जी नहीं बची। क्यों इस सब से गुजरना पड़ रहा है। उसके शरीर में असहनीय दर्द था, वह नरक में हो ऐसा उसे महसूस हो रहा था। कंग सोच रहा था कि गॉब्लिन उसे मारने क्यों नहीं दे रहा। वह केवल यही चाहता था कि इस बुरे सपने से वह जल्द से जल्द जाग जाए। लेकिन कंग पीड़ा वहीं खत्म नहीं। उस दिन उसने महसूस किया कि एक मानव शरीर में कितना खून होता है। उस मोटे और विकृत गॉब्लिन ने कंग के साथ अपना ट्विस्टेड गेम खेलना शुरू किया। उसने घंटों तक कॉलर से पकड़ घसीटा और उसे कहां ले जा रहा था इसका कोई अंदाजा नहीं। उन घंटों के दौरान कंग ने अकल्पनीय दर्द और असहनीय नरकीय पीड़ा सही। आखिरकार जब ऐसा लगा कि एक युग बीत गया हो, गॉब्लिन ने उसे 3 और गॉब्लिन के सामने घसीटा और फिर उन चारों ने उसके साथ जो किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कंग की मौत खून की कमी और अत्यधिक यातना के कारण हो गई। वह अपने बिस्तर से चिल्लाते हुए जागा जैसे कोई पागल हो गया। उसकी चीख सुनकर उसकी बहन जुई जाग गई। वह गुस्से में थी, नाराज थी और परेशान। वह जोर से दरवाजे पटकते हुए उसके कमरे में आई, चिल्लाते हुए कही, यह सब बकवास फिर से सुबह सुबह क्यों हो रहा है? तुम 4 बजे पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? लेकिन जब जुई ने देखा कि कंग बेचारा कंग अपने बिस्तर के कोने में कंबल लिपट कर बैठा हुआ है, पत्ते की तरह कांप रहा है और पागलों की तरह अपने नाखून खुरच रहा है, तो वह चौंक गई। कंग बस इतना ही कह पा रहा था कि गॉब्लिन मुझे डर लग रहा है, कृपया और नहीं। और यह देखकर जुई स्तंभ और उलझन में थी। कुछ समय बाद जुई किसी तरह से कंग को खाने की मेज पर ले गई, लेकिन वह अभी भी अनकंट्रोलेबली कांप रहा था। वह बैठते ही कंग कांपते हुए सब कुछ बताने लगा। उसने बताया कि वह अत्यधिक खून बहने से मर गया और उसके साथ क्या क्या हुआ शुरू से अंत तक। लेकिन कंग ने अपनी बहन को पूरी सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसने केवल उसे मूल बातें बताई। पहले उस मोटे गॉब्लिन ने के सभी नाखून और अंगूठे के नाखून एक एक करके खींचे। फिर उसने कंग की सभी उंगलियां कुचल दी। लेकिन यह यही खत्म नहीं हुआ। गॉब्लिन ने फिर कंग के दांत एक एक करके खींचना शुरू किया। जुई ने यह सुनकर और नहीं रह पाई। उसने अपने कान बंद कर दिया और कहा, अगर मैंने और सुना तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। फिर जुई ने साझा किया कि वह भी दूसरा चरण पूरी तरह पार नहीं कर पाई, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी मौत तो सिर्फ एक सामान्य गॉब्लिन के एक झटके से ही हो गई। उसने कंग से पूछा, क्या इसलिए तुम रो रहे थे? इस पर कंग को गहरी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपनी छोटी बहन के सामने रोने के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। खुद को बचाने की कोशिश में कंग कुर्सी पर खड़ा हो गया और चिल्लाया, क्योंकि तुमने यह सब अनुभव नहीं किया इसलिए तुम समझ नहीं सकती। अगर यहाँ माइक टैक्सन भी होता तो वह भी ज्यादा जोर से चिल्लाता। कंग के इस अचानक गुस्से को देखते हुए जुई शांत हो गई और बोली, ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो सके, और लगता है कि यह काम कर गया। उसने कहा, तुम्हें इस तरह चिल्लाते हुए देखकर लगता है कि तुम ठीक हो। फिर उसने पूछा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अस्पताल जाने की आवश्यकता है? कंग उलझन में था। उसने पूछा, हॉस्पिटल क्यों? जूही ने समझाया कि गॉब्लिन के हमलों से मारे गए लोगों के बारे में खबरें फैलती गई और इसलिए इस स्तर में लोगों की मानसिक स्थिति काफी ज्यादा हिल गई थी, जिसकी वजह से साइकेट्रिक विभाग में मरीजों की संख्या सामान्य से 10 गुना बढ़ गई थी और तुम्हारे जितनी चोट किसी को नहीं लगी। अतः क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? अपने
अपनी इज्जत बचाने के लिए कंग ने कहा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, मर्द को दर्द नहीं, और अपनी तलवार उठाई और ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वह घंटों तक तलवार को घुमाता रहा, बार बार प्रहार करता रहा। उसने थकावट के बावजूद रिलेंटलेस मेहनत और उसकी कड़ी मेहनत का फल मिला। 1 घंटे तक तलवार चलाने के बाद सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसकी सहन शक्ति स्टेमिना 1 अंक बढ़ गया है। यह देखकर कंग बहुत खुश हुआ और उसने अपने आप को और भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया, लेकिन बाद में वह थकान से गिर पड़ा, यह सोचते हुए कि 8 घंटे तलवार चलाने के बाद सिर्फ 1 स्टेमिना पॉइंट बढ़ा। उससे यह बहुत बड़ा अन्याय लगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास एक अतिरिक्त स्टेटस पॉइंट था जिसने उसे अपनी स्ट्रेंथ में लगा दिया। अब अतिरिक्त स्ट्रेंथ पॉइंट और बढ़ी हुई स्टेमिना के साथ उसे लगा कि वह आखिरकार गॉब्लिन्स को हरा सकता है। आत्मविश्वास से भरा हुआ वह चिल्लाया और फिर गॉब्लिन्स की तरफ दौड़ा, लेकिन एक बार फिर गॉब्लिन्स ने उसे एक झटके में मार डाला। कंग एक बार फिर से चीखते हुए जाग गया। आने वाले 10 से 15 दिनों तक कंग एक पागल आदमी की तरह ट्यूटोरियल जोन में लौटता रहा। उसने कसरत की, पुशअप किए, तलवार के साथ प्रशिक्षण किया और अपने स्टेट्स को बढ़ाए। जब वह थक जाता तो गॉब्लिन्स को उसे एक झटके में मारने देता और अपनी वास्तविक दुनिया में लौट आता। लेकिन यह सब कंग के दिमाग पर भारी पड़ने लगा। वह मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था जब सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने बेसिक स्वॉर्डमैनशिप में एक स्तर हासिल कर लिया है। यह देखकर कंग को आश्चर्य हुआ। सिस्टम ने समझाया कि वह तलवारबाजी कौशल केवल लोकल गुंडों के स्तर का है, लेकिन कुछ भी नहीं से कुछ तो बेहतर है। कंग को इन विवरणों की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ इस बात से खुश था कि उसे एक स्किल हासिल हुआ है। भले ही वह घंटों से ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई उसने अपने आप में कुछ चेंज फील किया। अब उसे अपनी हार्ड वर्क का कुछ फल मिलता दिख रहा था और उसने महसूस किया कि अगर वह इसी तरह ट्रेनिंग करता रहा तो आखिरकार इन गॉब्लिन्स को खत्म कर सकता है। यह सोचकर कंग के अंदर से फिर से एक नया जुनून था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इन गॉब्लिन्स को हराए। उसने अपनी तलवार उठाई और उसे बहुत मजबूती से पकड़ा और गॉब्लिन्स को हराने के लिए एक नया प्लान बनाया। अब वह सीधा हमला करने के बजाय प्लानिंग करने लगा। उसने सोचा कि वह सही तरीके से योजना बनाए तो वह इन गॉब्लिन्स को एक एक करके हरा सकता है। उसने अपने पिछले एक्सपीरियंस से सीखा था कि गॉब्लिन्स तेजी से हमला करते हैं, इसलिए उसने पहले अपनी स्पीड को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने दिन रात दौड़ने और अन्य एक्सरसाइज के जरिए अपनी स्पीड में सुधार किया। हर दिन कांग अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करता है और जब उसे लगता है कि वह पर्याप्त फास्ट हो गया है तो वह गॉब्लिन्स का सामना करने के लिए ट्यूटोरियल जोन में लौटता है। इस बार जब कांग ट्यूटोरियल जोन में लौटा तो वह पहले से ज्यादा तैयार था। उसने अपनी तलवार को घुमाया और अपनी नई स्पीड का यूज करते हुए पहले गॉब्लिन्स के चारों ओर घूम गया। गॉब्लिन को उसका पीछा करने में मुश्किल हो रही थी। कांग ने सही समय पर हमला किया और पहले गॉब्लिन को मार गिराया। पहली बार कांग ने एक गॉब्लिन को बिना मरे हरा दिया था। उसके अंदर का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने सोचा, अगर मैं एक गॉब्लिन को हरा सकता हूँ तो बाकी को भी हरा सकता हूँ। उसने अपनी योजना को और भी विस्तृत किया और एक एक करके गॉब्लिन्स को मारने लगा। हर जीत के साथ कंग का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसकी स्किल्स में भी सुधार होता गया। अब वह गॉब्लिन्स का सामना करते हुए उतना नहीं डरता था। हालांकि वह कभी कभी उनकी क्रूरता को याद कर कांप जाता था, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस ट्यूटोरियल को हर हाल में पार करेगा। कुछ दिन बाद जब कंग ने लगभग सभी गॉब्लिन्स को हरा दिया तो वह अंततः ट्यूटोरियल के फाइनल गॉब्लिन बॉस का सामना करने के लिए तैयार हुआ। वह गॉब्लिन बाकी सभी से बड़ा और अधिक खतरनाक था। कंग जानता था कि यह उसका सबसे बड़ा टेस्ट है। अगर वह इस गॉब्लिन बॉस को हरा देता है तो वह ट्यूटोरियल से बाहर निकल सकता है। कंग ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और गॉब्लिन बॉस का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का उपयोग किया। लड़ाई बेहद हार्ड थी, लेकिन कंग ने हार नहीं मानी। उसने गॉब्लिन बॉस पर हर हमले का जवाब दिया और अंततः उसे हरा दिया। जैसे ही गॉब्लिन बॉस जमीन पर गिरा, सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने दूसरे स्टेज को सफलता पूर्वक पार कर लिया है। कंग को यह सुनकर राहत मिली। वह थकावट से चूर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि वह अब तीसरे स्टेज में इंटर करेगा, लेकिन इस बार कंग को कोई डर नहीं था। उसने खुद को साबित कर दिया था और अब वह और भी कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। बुकिंग करते स्टेज 2 क्लियर होने की खुशी कांग बहुत अच्छे मूड में और खुश होकर खाना टेस्ट कर रहा था जब अचानक बम के साथ जुई दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आई। कंग घबराकर गर्म खाने से अपना मुंह जला बैठा। जुई बिल्कुल शॉक में थी और उसने पूछा, क्या तुमने सच में स्टेज 2 क्लियर कर लिया है? पर कांग जवाब देता उससे पहले एक जोरदार आवाज के साथ धरती पर गूंज उठी, जो अनाउंस कर रही थी कि ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। लोग ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। वो जिन लोगों के ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुके वे अब रियल वर्ल्ड में
अपनी एबिलिटीज को फ्रीली यूज कर सकते। कांग और जुई सरप्राइज, लेकिन उनका सरप्राइज यहीं खत्म नहीं हुआ। एक और नोटिफिकेशन आया जो ये बता रहा था कि डंजन एक्टिवेट हो रहा है और पूरी दुनिया हिलने लगी। जुई और कांग अपनी बालकनी की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि जो उनकी सोच से भी परे था, उनके घर के बाहर एक बड़ा और भयानक काला दरवाजा नजर आया। सिस्टम ने समझाया कि ये एक डंजन है और सिर्फ वही लोग जो ट्यूटोरियल के किसी भी लेवल को कंप्लीट कर चुके हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे डंजन दुनिया भर में नजर आने लगे। फिर सिस्टम ने एक काउंटडाउन डिस्प्ले किया जो दिखाता था कि हाकन डायमेंशन से कंप्लीट कनेक्शन होने में 4 साल 3 दिन 57 घंटे और 13 मिनट और 51 सेकंड बचे। डंजन के आते ही दुनिया में अफरा तफरी मच गई। कांग और जुई ने डिसाइड किया कि वो घर के अंदर ही रहेंगे और किसी ऑर्गेनाइज और रिलायबल जानकारी की तलाश करेंगे। तभी कांग को पता चला कि ट्यूटोरियल अभी खत्म नहीं हुआ था। पता चला कि बहुत से लोग उस दिन 18 के हुए थे और उन्हें पहली बार ट्यूटोरियल मिला था। मतलब ये कि जो भी 18 साल का होता है वो ट्यूटोरियल का अनुभव करता है। दुनिया पागल हो रही थी, लेकिन कांग इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपना स्टेटस विंडो खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसने ड्रामेटिक तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला स्टेटस विंडो, लेकिन कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। आखिरकार स्टेटस विंडो अपीयर हुआ, लेकिन उसमें लिखा था कि ट्यूटोरियल अभी भी प्रोग्रेस में है, इसलिए कांग अभी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। कांग कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि ट्यूटोरियल में टोटल 8 स्टेजेस हैं। पहला ट्यूटोरियल शुरू होने के दूसरे लोगों के लिए 8 दिन हो चुके थे, मतलब उन्होंने ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया था और अपने स्टेटस विंडो का उपयोग कर रहे थे। लेकिन अपनी रिजर्वेशन एबिलिटी की वजह से कांग ट्यूटोरियल 2 में अटका हुआ था। मतलब जब तक वो सभी 8 स्टेज कंप्लीट नहीं करता वो अपना स्टेटस विंडो उपयोग नहीं कर पाएगा। यह जानकर कांग काफी उदास हो गया। उसने जुई से पूछा कि क्या उसने स्टेज 3 के बारे में ऑनलाइन कोई जानकारी मिली। जुई ने बताया कि ट्यूटोरियल इतना मुश्किल था कि बहुत कम लोग स्टेज 3 या 4 तक पहुंच पाए थे और जो लोग कंप्लीट कर चुके थे वो अपनी जानकारी को सीक्रेट रख रहे थे ताकि दूसरे लोग आसानी से पावर गेन ना कर ले। लेकिन कांग अपनी बॉडी और बाइसेप्स दिखाते हुए बोला, मुझे कोई जानकारी की जरूरत नहीं, मैं तो जीनियस हूँ और स्टेज 3 भी ऐसे ही कंप्लीट कर लूंगा। पर क्या वो सच में कर पाएगा, देखते हैं। सीन फिर शिफ्ट होता है। एक खूबसूरत रात दिखती है, एक चमकती हुई चांदनी के साथ। उस चांदनी में एक चमकती हुई स्वादिष्ट दिखने वाली सुनहरी लिक्विड एक वाटरफॉल की तरह गिर रही थी। पर ये कोई वाटरफॉल नहीं था, बल्कि एक ट्राइबल आदमी सुसु कर रहा था और वो सीधा कांग के चेहरे पर गिर रहा था। कांग एक गीली सूट पहनकर चुपचाप बैठा था और ट्राइबल आदमी उसके सिर पर सुसु कर रहा था। सुसु धीरे धीरे कांग के मुंह में टपक रही थी और उसके दिमाग में गुस्सा भर गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जरूर मार डालूंगा। फिर हमें 10 घंटे पीछे चलते, जब कांग पहली बार स्टेज 3 पर आया था। जैसे ही वो नए स्टेज में घुसा, सिस्टम ने उसका स्वागत किया और अनाउंस किया कि स्टेज का नाम है पेशेंस एंड इंडोरेंस टेस्ट। कोई भी किसी भी हाल में क्लियर कंडीशन ये थी कि कांग को बिना किसी को पता चले गिरन चिफ्टन को मारना होगा और फेल कंडीशन थी डेथ। कांग ने नीचे देखा तो उसे पता चला कि वह एक कैमोफ्लेज सूट पहना हुआ है। अपनी स्थिति को असेस करने के बाद उसने रियलाइज किया कि ये एक हिटमैन या असैसिन टाइप मिशन है। उसने कभी भी गिरन चिफ्टन नाम के मॉन्स्टर के बारे में नहीं सुना था, तो उसका पहला स्टेप था कि उसे ढूंढना। लेकिन मिशन पर निकलने से पहले कांग ने अपने स्टेज 2 के रिवॉर्ड देखना चाहा। उसने अपना स्टेटस विंडो खोला और देखा कि वो लेवल 2 से लेवल 4 पर चला गया है। उसकी स्ट्रेंथ एजिलिटी दोनों 10 पर थी, स्टेमिना 11 पर, मैजिक 14 पर, साथ में 7 एडिशनल पॉइंट्स उसके पास थे। उसके पास अब 3 एबिलिटीज थी, बेसिक स्वॉर्डमैनशिप, बेसिक शील्ड टेक्निक और बेसिक क्रॉसबो टेक। यह देखकर कांग काफी हैरान था और चिल्ला उठा, मैं तो बहुत रिच हूँ, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्टेटस विंडो मुझे चाहिए था। लेकिन कांग की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही उसने अपनी बेसिक शील्ड और क्रॉसबो स्किल की डिटेल देखी तो उसे पता चला कि ये प्रैक्टिकली बेकार थी। शील्ड स्किल बस इतनी ही अच्छी थी कि लोकल बच्चों से बचने के काम आती और क्रॉसबो केवल छोटे गुंडों को मार सकती। कांग का उत्साह जल्दी ही झुंझुलाहट में बदल गया। फिर उसे याद आया कि क्योंकि उसने स्टेज 2 क्लियर की थी, उसने एक वेपन रिवॉर्ड में मिला था। उसने अपना इन्वेंटरी खोला और एक तलवार पाई। उस पर क्लिक करते ही उसने अपनी इन्वेंटरी से एक चमकती हुई तलवार निकाली। कांग ने तलवार को ध्यान से देखा और अपने को कूल और पावरफुल महसूस करते हुए उसने तलवार हाथ में लिया और पागलों की तरह हंसने लगा। यह तो कमाल है, यह तो कमाल है, मैं हमेशा से ही ऐसी तलवार पकड़ना चाहता था। लेकिन सिस्टम, जो हमेशा उसके मजे को बिगाड़ने में एक्सपर्ट था, ने दोबारा नोटिफिकेशन किया, यह एक शैबी लॉन्ग स्वार्ड है। इसने कांग की एक्साइटमेंट
एक्साइटमेंट को फिर से इरिटेशन में बदल दिया और वो गुस्से में वहां से चला गया। जैसे ही कांग आगे बढ़ा उसने अपने आप से कहा कि चार्लोस हेथकॉक एक लेजेंडरी स्नाइपर था। उसने 3 दिन तक घुटनों के बल रेंगते हुए 1.4 किलोमीटर दूर से एक जनरल का सफल असैसिनेशन किया था। कंग उसका बहुत बड़ा आदर करता। कंग ने अब तक 10 घंटे रेंगते हुए चला था और आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया था और एक गांव जो ट्राइबल्स के पहरे में था, पीछे ड्रम बज रहे थे। वह सोचने लगा कि चिफ्टन को कैसे मारा जाए। वहाँ छोटी छोटी झोपड़ियां थी, पर कांग ने सोचा कि चीफ सबसे बड़ी झोपड़ी में होगा। तभी एक गार्ड धीरे धीरे कांग के पास आने लगा, लेकिन कांग ने उसे देखा नहीं। घास में 10 घंटे तक छिपे हुए कांग ने अपने कपड़े गीले कर लिए थे, जिसकी वजह से उसकी पैंट चिपक गई थी और घास उसके बदन से चिपक गई थी। कीड़े उसे काट रहे थे, बारिश का पानी उसे पूरी तरह से भिगो रहा था। कांग ने अपने विचार में डूबा हुआ था जब अचानक गार्ड उसके सामने आ गया। ऐसा लगा जैसे कि हवा कांग के फेफड़ों से निकल गई हो, क्योंकि उसे लगा कि वो पकड़ा गया। कांग ने ऊपर देखा और उसके सामने एक बड़ा मोटा मस्कुलर गार्ड खड़ा था जो सीधा उसके ऊपर देख रहा था। कांग ने सोचा कि उसका मिशन खत्म हो गया। अब गार्ड ने धीरे धीरे अपनी पैंट उठाई और सीधा कांग के सिर पर सूसू करने लगा। गार्ड कांग की मौजूदगी से अनजान था, बस घास में सूसू करने आया था, बिना यह जाने कि वहाँ कोई छिपा हुआ है। पी बहते हुए धीरे धीरे कांग के मुंह से टपकने लगा। कांग के सर में गुस्सा फूट रहा था, उसका बदन गुस्से से कांप रहा था। वह जानता था कि उसे शांत रहना पड़ेगा, इस बेइज्जती को बर्दाश्त करना होगा, मुझे सहना होगा। वो अपने आप से बार बार कह रहा था, चाहे जो हो जाए मुझे सहना होगा। सिस्टम ने कहा था कि सब्र और सहनशीलता का यह टेस्ट है। कांग अपना सब कुछ लगाकर कोशिश कर रहा था अपने आप को संभालने की, पर तभी गार्ड ने अपने पी के साथ खेलना शुरू कर दिया। कांग के चेहरे पर स्प्लैश होने लगे। बस यह अंतिम बिंदु था। कांग का सब्र का धागा टूट गया। वो उछला, चिल्लाकर गार्ड के पीछे भागने लगा, चीखा और बोला, मैं तुम्हारा हथियार काट दूंगा। गार्ड घबराया। कांग का चेहरा भी अभी उसके पीछे भरा। कांग जानवर की तरह चिल्ला रहा था, हाथ में तलवार लिए गार्ड की तरफ बढ़ा। एक झटके में उसने गार्ड के 2 भाग किए। गार्ड का शरीर जमीन पर गिरा। कांग के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कुराहट थी, पर उसके एक्शंस ने दूसरे गार्ड को चौंका दिया। वो जल्दी से कांग को घेर लेते हैं। 100 से ज्यादा लोग। कांग वहाँ खड़ा सोच रहा था कि उसने सच में बड़ी गड़बड़ कर दी। तो उसने सोचा कि वो धमाके के साथ जाएगा। उसने सोचा, मैं अपनी वो लाइन बोल ही लेता हूँ जो मैं हमेशा से बोलना चाहता था। कांग अपनी पूरी शक्ति से चिल्लाया, आ जाओ तुम कुत्ते के बच्चों। गार्ड्स उस पर टूट पड़े, लेकिन उसकी चीख की वजह से सिस्टम ने कांग को नोटिफाई किया कि तुमने एक नई स्किल हासिल कर ली है, लॉ एंड रोर ऑफ रेंज। किसी को पता नहीं था कि यह स्किल क्या करती है, लेकिन इतना जरूर था कि सब गार्ड्स ने कांग को टुकड़े टुकड़े कर दिए और जानवरों को खिला दिया। अगले दिन कांग गुस्से में था। उसने अपनी गिली सूट और हाथ में उठाया और चिल्लाया, मैं सबको एक एक करके मार डालूंगा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसका लॉ एंड रोर ऑफ रेंज अपग्रेड हो गया है। इस नए स्किल ने उसे आसपास के दुश्मनों के स्टेटस और मोरल को गिराने की और उसे अपने ऊपर से सारे डिबफ हटाने की क्षमता प्रदान कर दी है। हम फिर देखते हैं कि कांग को अपनी गीली सूट हवा में उछालते हुए चिल्लाते हुए, मैं तुम सब कुत्तों के बच्चों को मार डालूंगा। उसने गार्ड्स की तरफ दौड़ लगाई। पिछली बार कांग ने 10 घंटे घास में छिपकर देखा था कि सुबह होते ही गार्ड शिकार पर चले जाते हैं। इसका मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं और अकेले अकेले एक एक करके मारना उन्हें आसान होगा। सुबह इस जानकारी से लैस कांग ने एक एक करके गार्ड्स को काटना शुरू किया और अपने रास्ते में झोपड़ी तक पहुंच गया। एक पल में कांग ने झोपड़ी के अंदर था। उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान थी। वो फुसफुसाया, मैं यहाँ हूँ कुत्ते गैरन चिफ्टन। पर जो उसने अगले पल देखा उसे उसने पागल कर दिया। झोपड़ी के अंदर एक मोटा भद्दा सा चिफ्टन आराम से बैठा था, पर उसके पास 2 मेज थे जो स्पेल एक्टिवेट कर रहे थे। चिफ्टन ने एक ही कमांड पर मेज ने कांग पर स्पेल छोड़ दिया। कांग को अचानक ऐसा लगा कि जैसे उसके आसपास की ग्रेविटी 10 गुना बढ़ गई हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था, वो फंस गया था। कांग समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निकले। तभी उसको याद आया कि उसका लॉ एंड रोर ऑफ रेंज। गहरी सांस लेते हुए वो चिल्लाया, मर जाओ तुम भद्दे मोटे गधे। डीबफ तुरंत हट गया और चिफ्टन भी हैरान रह गया। कांग ने एक भी पल जाया नहीं किया। वो चिफ्टन की तरफ झपटा, चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान लिए और घोषणा की, मैं अनंत, और चिफ्टन को 2 भाग में बांट दिया। इसी के साथ सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसने स्टेज 3 को ऑफ ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिया है। काम ने
कैंग ने एक नई एबिलिटी हासिल की, फिजिकल रीजनरेशन, जो बी रैंक की थी, एक क्लियर रिवॉर्ड के रूप में। और क्योंकि कांग ने स्टेज 3 सबसे कम समय में कंप्लीट की थी, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसे एक एडिशनल रिवॉर्ड मिला, एक टाइटल द अनडाइंग लीग, जो उसके स्टेटस को 1 पॉइंट बढ़ाता था। कांग ने एक पल के लिए रुका और सोचा, मैंने स्टेज 3 केवल 2 दिन में कंप्लीट की, उसे स्टेज 2 कंप्लीट करने में हफ्तों लग गए थे और सबको पता था कि स्टेज 1 में वो कितनी बड़ी मुसीबत में था। क्या मैं सच में जीनियस हूँ? वो बहुत खुश हो गया, यह सोचते हुए कि अगर वो इस स्पीड से स्टेज क्लियर करता रहा तो स्टेज 4 सिर्फ कुछ ही मिनट में कंप्लीट कर लेगा। वो अपने आप को एक लेजेंडरी नाइट के रूप में कल्पना करने लगा, जो एक मरे हुए ड्रैगन के ऊपर खड़ा है, पर हकीकत जल्दी ही उसके सामने आ गई। 1 महीना गुजर चुका था, कांग अब तक स्टेज 4 कंप्लीट नहीं कर पाया। एक सुबह जब जुई खाना पका रही थी और न्यूज देख रही थी, अचानक वो चीख कर जागा। जुई, उसकी बहन को कोई हैरानी नहीं, यह एक रूटीन बन चुका था। वो थक कर बोली, लो फिर से शुरू हो गया। उसने गैस का चूल्हा बंद किया और कहा कि अगर कंग ऐसे ही रोज चीखता हुआ जागता रहा तो पड़ोसी सोचेंगे कि वह हर सुबह उसे मार रही है। जुई ने कंग से पूछा, आज क्या हुआ? क्या फिसल का चट्टान से टकरा कर मर गया? वो साफ मजाक उड़ा रही थी, पर तभी हम देखते हैं कि एक मोटा पैर कंग के कमरे से बाहर निकला। एक तेज आवाज में कोई चिल्लाया, मैं क्लियर कर लिया पागल। जुई अब भी आधी सोई हुई थी, पर फिर उसने कंग को देखा। बी वाइल्डर ब्रेकफास्ट के लिए कांग के साथ बैठकर जुई खुद को रोक नहीं पाई और पूछी, तू ऐसा कैसे बन गया कंग? कंग, जो क्लियरली एनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड था, गुस्से में बोला, ये ट्यूटोरियल मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा, इसने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। जुई अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई। वो बोली, ये सब ठीक है, पर दिन ब दिन तू एक क्रिमिनल जैसा दिखने लगा है। कंग ने थोड़ी सी सार्केज्म के साथ मजाक किया, वाह शुक्रिया, मेरी छोटी बहन को लगता है कि मैं क्रिमिनल लगता। और बस ऐसे ही दोनों अपने टिपिकल भाई बहन की छोटी मोटी लड़ाई में पड़ गए। थोड़ी देर बाद कंग ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ समझाया कि स्टेज 4 उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी लगती थी। स्टेज 4 का थीम था लीडरशिप। वो शुरू हुआ, मुझे सिर्फ एक पार्टी लीड करनी थी, डंजन के अंदर जाना था और उसे कोर को डिस्ट्रॉय करना था। सिंपल लगता है ना? शुरू में उसके पार्टी मेंबर्स काफी काइंड और हेल्पफुल लगे, पर जल्द ही वो लीड लेने, रिसोर्स को मांगने और ड्रॉप को लेने के लिए लड़ने लगे। कैसे भी करके कंग ने सबको मनाया और लीडर बन गया। स्टेज 3 क्लियर करने के बाद उसने एक इंटरमीडिएट बॉडी रीजनरेशन एबिलिटी एक्वायर्ड की, जो एक बी ग्रेड स्किल। इससे कट, बर्न, फ्रैक्चर, माना यूज करके ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो जाते थे, जिसने उसके लिए ग्रुप को लीड करना आसान कर दिया। जुई क्यूरियस होकर पूछती है, अगर सब कुछ इतना ठीक चल रहा था तो स्टेज 4 कंप्लीट करने में 1 महीना क्यों लग गया? यह सुनते ही कंग का मूड बदल गया। वह उदास हो गया और कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोला। फिर एक गहरी और फ्रस्ट्रेटेड आवाज के साथ बोला, मुश्किल उस रात से शुरू हुई जब हर बार मैं सोता और मेरे सो कॉल्ड पार्टी मेंबर्स मुझे नींद में मार देते। कंग की आवाज तेज हो गई जैसे ही उसने उस पलों को याद किया। वो साले जो वॉच रखने वाले थे, हर बार जब मैं सोया, जितना मैंने उनके लिए किया, कोई ना कोई पार्टी मेंबर मुझे नींद में मार देता। यह कंग के साथ पूरे महीने तक बार बार होता रहा। वो अपने फ्रस्ट्रेशन में इतना जोर से चिल्लाया कि खाने का सारा मटेरियल जुई के चेहरे पर गिर गया। जुई ने अपना चेहरा पोंछा और गुस्से में बोली, पहले खाना खत्म कर ले, फिर बोल पागल आदमी। कंग ने थोड़ा शांत होकर धीरे धीरे खाने लगा। कुछ बाइट्स के बाद जुई ने पूछा, तो तूने आज 4 स्टेज कैसे कंप्लीट की? इस पर कंग आखिरकार टूट गया। वह एक पागल इंसान की तरह हंसने लगा, जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। उसके मुंह से लार टपक रही थी, आंखें लाल और चमक रही थी, और वो बोला, मैंने सबको मार दिया, और आगे बढ़ गया। सीन फ्लैशबैक करता है पिछले दिन पर। कंग ने अपने पार्टी मेंबर्स के साथ खड़ा था, जो यूजुअल की तरह लड़ने लगे थे, लेकिन इस बार कंग का सब्र का बांध टूट गया। उसके चेहरे की सारी नसें फूट गई और उसने चिल्लाकर कहा, सालो सिस्टम जाए भाड़ में, लीडरशिप जाए भाड़ में। वह इतना जोर से चिल्लाया जैसे लॉयन रोर के साथ कि सबके कान फटने की कगार पर। एक पार्टी मेंबर जो विच थी, उसने कंग को सबसे ज्यादा बार मारा। चिल्लाने लगी, तू क्या कर रहा है? पर कंग किसी वजह से गुस्से में था। उसने तलवार उसके सीने की तरफ की और डेडली आंखों से बोला, अब से तुम सब मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। अगर किसी ने मेरे बिना परमिशन के हिलने की कोशिश भी की तो सिर से पैर तक काट दूंगा। एक और पार्टी मेंबर, एक पीले बालों वाला लड़का जिसका नाम पिंटू था, प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। तू पागल है क्या?
हम क्यों तेरी सुनेंगे। उसके ऐसा कहते ही कंग ने जोर से मुक्का मारा। सिर्फ एक बार नहीं, उसे तब तक मारता रहा जब तक पिंटू लगभग मर नहीं गया। उसका चेहरा सूज गया, दांत टूट गए। वह इतनी जोर से रोया और बोला भी नहीं पा रहा, सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और बोला मैं मानता हूँ साहब। अब की बार शॉक में थे उस लड़की समेत जो रोने लगी। एक पल के बाद कंग ने वही डेडली एक्सप्रेशन के साथ दोहराया, अगर किसी ने बिना मेरी परमिशन के हिलने की कोशिश की तो मैं इंश्योर करता हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए भी तरसोगे। इसके बाद कांग ने एक रेंज में आकर स्पीड रन किया और डंजन में उसने डंजन को 29 बार रेड किया था, इसलिए उसे सारे रास्ते याद। सिर्फ 8 घंटे में बिना सोए कंग ने सब मॉन्स्टर को एक एक करके मार दिया और डंजन के कोर तक पहुंच गया और उसने तुरंत उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे ही उसने किया, सिस्टम ने कांग को स्टेज 4 कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेशंस किया और एक रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड अवार्ड किया जो एक बी ग्रेड आइटम था। कंग के स्टेटस विंडो ने दिखाया कि वो अब लेवल 15 पर था, जिसमें स्ट्रेंथ 17, एजिलिटी 16, इंडोरेंस 17 और मैजिक 15 थी। अब कंग ने डंजन 30 बार रेड कर लिया था और अपने इन्वेंटरी में आर्मर्स, वेपन, पर्ल, मैजिक स्टोन का एक बड़ा भंडार जमा कर रखा था, पर उसे पता भी नहीं था कि उसका यह क्या यूज करे। रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंड ने कंग को किसी भी मेंटल अटैक से इम्यून कर दिया। ट्यूटोरियल में जो भी स्ट्रेंथ उसने गेन की थी उसका कोई मतलब नहीं था रियल वर्ल्ड में, पर स्टेज 5 के बाद कंग का बॉडी ट्यूटोरियल की तरह ही हो गया था। उसने कई बार अपनी पावर्स यूज करने की कोशिश की पर वो अब भी नहीं कर पा रहा था। तभी कंग पुशअप्स कर रहा था। उसका बॉडी थिक, मस्कुलर और जूसी था। उसने अपने 1000वें पुशअप को एक हाथ से कंप्लीट किया। उसके बदन से पसीना टपक रहा था और हीट के साथ इवेपोरेट हो रहा था। अपने पुशअप सेशन करने के बाद उसने पसीना पोंछा और सोचा मैं स्टेज 8 कब कंप्लीट करूंगा। यह सोचते ही उसका फोन बजा। उसने सोचा कोई ऐड होगा, पर जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसके पैरों के नीचे से जमीन हिल गई। एक डंजन ब्रेकआउट हो गया था। उस डंजन से निकलने वाले मॉन्स्टर एक गॉब्लिन था और ये डंजन खुला था जिस जगह पर जुई वहां काम करती थी। कंग ने एक सेकंड में वेस्ट नहीं किया। वो अपने घर की तरफ दौड़ा। दीवानगी में कोई वेपन ढूंढने लगा। उसने इधर उधर देखा, पैनिक होता हुआ उसने अपने आप को गालियां देते हुए आखिर में उसे एक किचन नाइफ बर्तन धोने के बेसिन में मिला। एक पल वेस्ट किए बिना उसने उसे उठाया और घर से बाहर निकल पड़ा। कुछ देर बाद कंग जुई के ऑफिस के बाहर खड़ा था। उसने गहरी सांस लिया, चिल्लाया बहुत दिन हो गए तुम मुर्गों के लॉलीपॉप के बच्चे। कैंग की आवाज सुनकर सभी गॉब्लिन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। कैंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, सोचते हुए कि जैसा सोचा था मैंने अब भी वह अपनी स्किल यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन बात अलग थी इस बार। कांग की चीख सुनकर सब गॉब्लिन उसकी तरफ भागने लगे, उसको मारने के लिए तैयार, लेकिन डर के बदले कांग खुशी से भर गया। उसने गॉब्लिन्स को गालियां दी, तुम दोनों बंदरों की तरह क्यों बोलते हो। कांग अंदर से कॉन्शियस था, समझ रहा था कि ये पहली बार है जब वो ट्यूटोरियल के बाहर रियल मॉन्स्टर से लड़ रहा था। उसने सोचा क्या ये गॉब्लिन्स ट्यूटोरियल वाले गॉब्लिन से ज्यादा पावरफुल है या कम। यह सोच को असाइड करते हुए उसने अपनी नाइफ को एक प्रो की तरफ पकड़ा और एक पल में एक गॉब्लिन का सिर काट दिया। एक संतोष भरी मुस्कुराहट के साथ गॉब्लिन तुरंत मर गया और कांग एक डेडली और सिनिस्टर स्माइल के साथ सब गॉब्लिन्स को धन्यवाद दिया। पहले स्टेज में मैं 4-5 गॉब्लिन्स मारकर भूख नहीं मिटा पाया था, अब मैं 100 से ज्यादा गॉब्लिन्स को नहीं मारूंगा तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उसने गॉब्लिन के सर से अपना किचन नाइफ निकाला और गॉब्लिन्स को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। इस बीच जुई के ऑफिस के सभी वर्कर्स ने एंट्रेंस डोर को बहुत सारे फर्नीचर से मिलकर बैरिकेड की तरह ढक रखा था, लेकिन बाहर कोई पागलों की तरह हंस रहा था और भारी कदमों की आवाज बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी। तभी इंक्लूडिंग जुई सभी डर गए थे। जुई ने अपने फोन की तरफ देखा और कंग का मैसेज था, अगर तू ऑफिस में है तो वहीं रहना। जुई कंफ्यूज्ड हो गई, क्या कंग यहाँ आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना विचार पूरा कर पाती वो पागल हंसी और तेज हो गई और कदमों की आवाज भारी हो गई। अचानक कंग ने दरवाजे को धक्का दिया और सारे भारी सामान दरवाजे से बाहर हो गए। कंग अंदर आया। जुई इसको देख के हैरान थी। जुई ने उससे पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कंग ने बोला तुम्हें लेने आए, बाहर बहुत सारे गॉब्लिन्स, आप लोग डरे नहीं। ऐसा कहकर कंग दोबारा बाहर चला गया और उन लोगों को एक एक हथियार उठाने के लिए कहा और बोला कि आप लोग अगर ढंग से लड़ेंगे तो एक पर्सन एक गॉब्लिन को हरा सकता है। दरवाजे को दोबारा बंद कर दीजिए और जब तक मैं नहीं आता दरवाजा मत खोलिएगा। बाहर घमासान लड़ाई की आवाज आ रही। कुछ देर बाद आवाज शांत हो गई और कांग दरवाजे पे आया। लोगों ने देखा बाहर गॉब्लिन्स मरे हुए हैं और सिर्फ कांग वहाँ है। कांग ने अपने बदन को थपथपाया और कंधे झुकाकर बोला अभी तो मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ। मुझे ट्यूटोरियल में जो स्किल्स मिली हैं वो अभी तक मैंने यूज तक नहीं की और मुझे कुछ खर्चों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं मालूम।
हुआ है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। चुई ने एक गंभीर चेहरे के साथ कांग को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तू यहाँ अपनी एबिलिटीज यूज नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि तू अगर मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं होगा। कांग ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, पर मान लो जो मैंने किया वो काफी कूल था। इस तरह से दोनों भाई बहन की मस्ती भरी बातें दोबारा से शुरू हो गई। फिर एक शैतान भरी मुस्कुराहट के साथ जुई ने कांग के कान में झुका और धीरे से बोली, तेरे स्कूल एड के बाद मेरे सारे दोस्त तुझ पर फिदा हो गए हैं। वो मुझे पागल कर रहे हैं कि मैं उनकी मुलाकात तुझसे कराऊं। यह सुनकर हमारा सिंगल कांग शर्मा गया और अपने ख्यालों में खो गया। लेकिन रात जल्दी ही ढल गई और फिर जैसे ही कांग वापस सोया, उसका स्वागत एक बार फिर से उसी आवाज ने किया, वेलकम टू स्टेज 5। आवाज ने घोषणा की, इस स्टेज का थीम है विजडम। कांग को समझ नहीं आया कि यह विजडम क्या मतलब है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक ग्रुप ऑफ थिंक जूसी प्लॉट ट्विस्टिंग मॉमी मिक्स लड़कियां उनके आसपास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने सेडेटिव आवाज में पूछा, क्या तुम सकूबस हो? कांग बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। फिर सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि इस स्टेज का ऑब्जेक्टिविटी है कि इन औरतों में छुपी हुई सकूबिस को पहचानना और मारना। लेकिन पकड़ने की बात ये थी कि कांग सकूबिस की असली पहचान करेगा तो वह उसका पहला शिकार बन जाएगा। सकूबिस शब्द सुनकर कांग की इमेजिनेशन वाइल्ड हो गई। उसके दिमाग में एक जूसी महिला की तस्वीर आई जो एक वैम्पायर की तरह सेडेटिव उसे बुला रही थी। उसे गेम्स में याद आया कि एक सकूबिस मर्दों का खून पी जाती है और सब अपनी सारी खूबसूरत औरतें उसके सामने थी। तो उसके सिंगल स्टेटस ने उसके अंदर के जुनून को और ज्यादा ही भड़का दिया था। इससे पहले कि कांग अपने फैंटेसी में खो जाता, एक छोटी प्यारी लड़की उसके पास आई और सेडेटिव आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है हम सब में से कौन है सकूबस? हम में से कौन है सकूबिस? पहली बार कांग एक लड़की के सामने था जो सिर्फ क्यूट ही नहीं बल्कि उससे बात भी कर रही। वह शर्मा गया, हकलाते हुए बोला, मुझे पता। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहता, सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि उसकी रिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एक मेंटल अटैक को ब्लॉक कर रही। कांग को तुरंत समझ में आ गया कि यह लड़की ही सकूबिस है जो उसका दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। रात ढलने पर कांग कैंप फायर के पास बैठा। अब तक जब वह स्टेज के बारे में सोच रहा था, स्टेज 1 एक नाइटमेयर सर्कस था, स्टेज 2 एक ब्रूटल बैटल थी गॉब्लिन्स के साथ, स्टेज 3 में उसे 10 घंटे कीचड़ में घुसना पड़ा सिर्फ इसलिए कि एक मॉन्स्टर उस पर सुसु कर देता है, और स्टेज 4 एक महीना लंबा ग्रुप प्रोजेक्ट था जो बिल्कुल नर्क जैसा था। कांग खुद से हंस पड़ा और सोचते हुए, आखिरकार मैं कुछ इंटरेस्टिंग एंजॉय कर रहा हूँ। इन सब के बाद जो लड़का अब तक भगवान को गाली दे रहा था अचानक शुक्रिया करने लगा। थैंक यू गॉड, आखिर मुझे इन खूबसूरत महिलाओं का मजाक करने का मौका देने के लिए। वह इतना अजीब हंस रहा था कि खुद को कंट्रोल उसे करना पड़ रहा था। सोचता हुआ, नहीं, मुझे अपना कूल रहना होगा, अपना कूल फेस नहीं खोना होगा। अगर सकूबिस को पता चल गया कि मैं जान गया हूँ कि कौन है सकूबिस, तो वो मेरा सफाया कर देगी, क्योंकि सकूबिस सिर्फ पुरुषों को ही टारगेट करती थी और कांग के पास मेंटल प्रोटेक्शन था। इसका मतलब था कि सकूबिस दूसरे मेल एनपीसी के साथ खेल रही थी। तो फिलहाल उसने फैसला किया कि वो थोड़ा सो लेगा और कल वो दूसरी फीमेल एनपीसी के दोस्ती करेगा, आखिरकार सकूबिस को हराएगा। लेकिन जैसे ही वह उठा, उसने महसूस किया कि वो ट्यूटोरियल में नहीं था, वो वापस जुई के ऑफिस में था। चौंक कर वो चिल्ला पड़ा, सबको जगाते हुए। सबने उसके आसपास आके खड़े होकर चीयर किया, उसके गॉब्लिन्स को हीरोइकली हराने के लिए उसकी तारीफ की। मेल वर्कर्स भी कांग के फैन हो गए थे और उन्होंने उसे खुशखबरी दी कि आर्मी आ चुकी है। लेकिन कांग सुनने के मूड में नहीं था, वो अब भी गुस्से में था सकूबिस पर जो उसे लगभग मात देने वाली थी। वो खुद के सोचा कि शायद सकूबिस को सब कुछ पता चल गया था, उसने उसकी पहचान कर ली थी और उसे सोते हुए मारने की कोशिश की। तभी आर्मी ट्रक के धमकने से कांग को वापस हकीकत में ला दिया। सारे बिल्डिंग्स आर्मी के ट्रक्स की वाइब्रेशन से हिलने लगी थी। आर्मी फुल आर्म्ड थी, AK-47S, M416S और मशीन गन के साथ, जो गॉब्लिन्स को लेफ्ट राइट मार रही थी। रूफ टॉप पर सब लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन कांग को कुछ अजीब महसूस हुआ। एक क्रीपी और चिलिंग ऑरा हवा में घुल रही। कांग की आंखें इधर उधर घूम रही थी जब तक कि उसने देखा एक लाल गॉब्लिन जो एक भाला लेकर सब गोलियों से बच रहा था। एक तेजी भरी मोशन में गॉब्लिन्स ने एक सिपाही के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। एक वार में पैनिक फैल गया। सिपाही लोगों ने गोलियों की बारिश कर दी, लेकिन गॉब्लिन्स को एक भी खरोच नहीं आई। उल्टा वो और भी गुस्से में आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई और एक भयानक रोर के साथ वह आर्मी ट्रक्स पर टूट पड़ा, हवा में उछलता हुआ और सबको एक ही वार में मार डाला। कांग ये सब ऊपर से देख रहा था, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। लाल भद्दा गॉब्लिन ने अपनी क्रीपी और डेडली आंख सीधे कांग की तरफ मार दी, जिसने कांग के अंदर जाकर उसकी
उसकी आत्महत्या को बिल्डिंग के ऊपर से देख लिया। वो भद्दा सा गॉब्लिन आर्मी के 3 ट्रक्स को गिरा चुका था, अब एक ट्रक अभी भी खड़ा था। पैनिक से सोल्जर ने बैकअप के लिए माइक पर कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन वो अगली गॉब्लिन्स रुका नहीं। सब ट्रक्स को तबाह करने के बाद आखिरकार वह ट्रक पर झंडा गाड़ने खड़ा हो गया, एक लास्ट फुल और परवर्टेड ग्रीन के साथ, जैसे वो सबको सुखा कर खाने की तैयारी कर रहा हो। अब मैं नहीं जानता दूसरे गॉब्लिन्स के बारे में, लेकिन जब तुम्हें कोई ऐसा गॉब्लिन दिखे तो बेहतर होगा तुम गॉब्लिन स्लेयर को बुला लो। सोल्जर्स डर के मारे कांप रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे जब वो अपने हथियार संभालने की कोशिश कर रहे थे। लाल गॉब्लिन ने एक जोर से उछाल भर और उसके ऊपर अटैक किया। एक बहादुर सिपाही ने अपने M416 निकालकर फायरिंग शुरू की, लेकिन उसे अंदर से पता था कि वह बुरी तरह से फंस चुका है। लेकिन जब लाल गॉब्लिन उस सिपाही को खत्म करने वाला था, कांग वहां पहुंच गया। बिना सोचे समझे कांग ने एक बड़ा सा कंक्रीट का टुकड़ा उठाया, सीधे गॉब्लिन के चेहरे पर दे मारा। इस प्रहार ने गॉब्लिन को दूर पीछे उड़ा दिया। सोल्जर भी हैरान था कि किसने उसे अभी अभी बचाया। नेक्स्ट चैप्टर में शोडाउन, कांग वर्सेस गंदा लाल गॉब्लिन। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले एपिसोड। कैंग वर्सेस लाल भद्दा गॉब्लिन। गॉब्लिन का चेहरा टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो हवा में दूर जा गिरा। सिपाही अभी भी सदमे में थे। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक क्या हुआ, कौन या क्या उन्हें बचाने आया था। तभी कंग स्टाइल से ट्रक के अंदर दाखिल हुआ। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान। सिपाही जो पहले ही लाल गॉब्लिन से डरे हुए थे, कंग के चेहरे पर वो डरावनी मुस्कान देखकर और भी ज्यादा डर गए। एक सिपाही जिसकी आवाज कांप रही थी चिल्लाया, नया राक्षस हमला, गोली चला। कंग ने गुस्से से कहा, मैं इंसान हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो? सिपाही ने ध्यान से देखा और समझा कि कंग का रूप ही डरावना है, लेकिन वह इंसान है। शर्मिंदा होते हुए सिपाही ने धीरे से माफी मांगी, यह सोचते हुए कि कंग शायद उन पर मदद के लिए आया है। लेकिन कंग सिपाही की माफी पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका ध्यान लाल गॉब पर था, धीरे धीरे उठ रहा। कंग ने सेना की मदद सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि वो हीरो बनना चाहता था, नहीं, उसे समझ आ गया था कि अगर सेना हार जाती है तो गॉब्लिन सीधा उसके पीछे आता और जुई खतरे में पड़ जाती। ये सोचकर कंग ने फैसला किया कि सेना के साथ मिलकर ही गॉब्लिन को हराना बेहतर होगा। कंग ट्रक से कूदा और सिपाहियों से पूछा, तुम लोगों के पास आंसू गैस है? सिपाहियों ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन कहा कि उनके पास कंग के लिए कोई अतिरिक्त मास्क नहीं है। बिना किसी झिझक के कंग ने जवाब दिया, मुझे आंसू गैस के मास्क की जरूरत नहीं। सिपाही थोड़े हैरान हुए पर तैयार हो गए बम फेंकने के लिए जैसे ही कंग ने गॉब्लिन पर हमला किया। दूसरी तरफ जुई अंदर से घबरा रही थी, सोच रही थी कि क्या कंग क्या कर रहा है, बिना किसी पावर के लड़ने जा रहा है। लेकिन अब वक्त था एक महाकाव्य लड़ाई का, कांग वर्सेस लाल गॉब्लिन। कांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इतने गॉब्लिन मारे हैं लेकिन कोई भी मुझे वो संतुष्टि नहीं दे सका। आखिर एक लायक कॉम्पिटिटर मिल गया। इस पल में कंग आधिकारिक रूप से गॉब्लिन स्लेयर बन गया था। लाल गॉब्लिन कंग की चुनौती को समझ गया और गुस्से से भर गया, लेकिन इससे पहले की लड़ाई और तेज हो पाती, सिपाही ने आंसू गैस बम फेंक दिया। जैसे ही बम फटा, लाल गॉब्लिन पागल हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, वह दर्द से चीखने लगा। कंग की आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन उसने इतना दर्द झेला था कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जैसे यह सब एक मजेदार खेल हो। कंग गॉब्लिन पर टूट पड़ा, लगा पागलों की तरह हंसते हुए कुछ गॉब्लिन को मारने के लिए उत्तेजित महसूस किया। कंग ने उस गंदे लाल गॉब्लिन की तरफ दौड़ लगाई, पानी बहने के बावजूद, और गॉब्लिन पर एक हमले की बौछार उसने कर दी। गॉब्लिन कुछ नहीं कर पाया, बस अपनी आंखें बंद कर खड़ा रहा और जवाबी हमला नहीं कर सका। लेकिन कुछ समय बाद कांग ने देखा कि उसके हमले गॉब्लिन को खरोच भी नहीं पा रहे थे। सैनिक दूर से देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या यह पागल आदमी सचमुच में कोई अवेकनर इंसान ही है? तभी एक आवाज ने कहा, मुझे लगा कि मैं ही हेल्प के लिए यहाँ आया हूँ। यह आदमी कौन है? रहस्यमय व्यक्ति ने पूछा। रहस्यमय व्यक्ति ने दूर से कांग को देखा और नोटिस किया कि कांग के इतने सारे प्रयास के बावजूद उसकी तलवार, जो कि पूरी तरह खराब होने की कगार पर थी, गॉब्लिन्स को अब तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाई थी। कांग की आंखों में आंसू भर गए, गॉब्लिन्स की त्वचा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जो बेहद कठिन थी, जैसा कि उसने सोचा नहीं था। कांग सोचता है, अगर मेरे पास अपनी क्षमताएं होती तो वह गॉब्लिन्स को एक पल में काट देता, लेकिन उसके बिना असली नुकसान पहुंचाना लगभग असंभव था। जैसे ही कांग सोच रहा था कि अगला कदम क्या उठाए, कोई तेज गति से उसके पास से गुजरा और लाल गॉब्लिन्स पर हमलों की बौछार कर दी। कांग हैरान था
था, यह आदमी तेज है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस नए हमले के बावजूद भी लाल गॉब्लिन्स पर एक खरोच भी नहीं आई। तेज आदमी ने कांग की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम अवेकनर हो? अगर हाँ तो हमारे पास परिचय का समय नहीं है, हमें इस लाल टमाटर को गिराना होगा। कांग ने सहमति से सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर गॉब्लिन्स के खिलाफ समन्वयी हमला शुरू कर दिया। कांग ने पीछे से हमला किया जबकि तेज आदमी ने सामने से, लेकिन फिर भी गॉब्लिन्स पर कोई खरोच नहीं आई। कांग ने महसूस किया कि गॉब्लिन का शरीर असाधारण रूप से बहुत ज्यादा कठोर है, सामान्य हमलों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, उसकी तलवार टूटने को है। उसने एक नुकीली कुल्हाड़ी को पास में देखा, उसने उसे उठाया और तेज आदमी ने देखा और कहा, मेरे पास गति है और तुम्हारे पास शक्ति। कांग ने कुछ नहीं कहा, बस गंभीर रूप से कुल्हाड़ी उठाई, जानकर कि इसे समाप्त करना बहुत जरूरी है। कांग ने सोचा, यह गंदा लाल गॉब्लिन बस बचाव कर रहा है और पलटवार का इंतजार कर रहा है। जब आंसू गैस खत्म हो जाएंगे, मुझे गॉब्लिन की कमजोरी जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उसने सोचा कि गॉब्लिन का शरीर लोहे की तरह कठोर है, लेकिन शायद कहीं न कहीं कोई नर्म जगह तो होगी। उसकी आंखें, उसका मुंह, लेकिन गॉब्लिन की सुरक्षा बहुत मजबूत थी। तभी कांग के दिमाग में एक विचार आया, उसे नारुतो की याद आई। उसने कुल्हाड़ी के साथ गॉब्लिन की तरफ दौड़ लगाते हुए चिल्लाया। जैसे उसने एक सटीक मोशन में गॉब्लिन को छेदा, लाल गॉब्लिन दर्द और सुख का अजीब मिश्रण महसूस किया। वह सेंसेशन को समझ नहीं पाया। तेज आदमी भी कांग के किए गए इस वार से बहुत ही चकित था। कांग ने ट्विस्टेड स्माइल के साथ ककाशी के 100 Years of Death एक्सट्रीम वर्जन का उपयोग किया, कुल्हाड़ी को गंदे लाल गॉब्लिन के अंदर गहराई में डालते हुए। यह पहली बार चेरी पॉप करने का एक हेलिस्ट वे है। कांग ने बहरी और गहरी संतोषजनक आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता असली नर्क क्या है। और बस बम तोड़ने के लिए इतना ही काफी था। अलविदा। इस हमले ने आखिरकार गॉब्लिन को खत्म कर दिया। कांग ने कहा, दिस इज अ न्यू वे ऑफ पॉप द चेरी। सभी सिपाही और तेज लड़का बस खड़े खड़े सोच रहे थे, ये आदमी कौन है? क्या ये सच में इतना ताकतवर और ओवर पावर अवेकनर है? वो हैरान थे कि वो इस समय इस बंदे के आसपास थे और इसका अंदाजा तक नहीं था। असल में उन्हें ये नहीं पता था कि कांग ने अभी तक अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया है। आखिर जब कांग ने लाल गॉब्लिन के चेहरे पर हथौड़े से वार करके उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया तो सिस्टर ने उसे सूचित किया कि उसने बॉस गॉब्लिन को मार डाला है। और क्योंकि लाल गॉब्लिन एक बॉस मॉन्स्टर था, कांग को उसका इनाम मिलने वाला था। लेकिन चूंकि कांग ने अभी तक ट्यूटोरियल पूरा नहीं किया था, वह इस इनाम को चेक नहीं कर सकता था। कांग ने उस आइटम को उठाकर अपनी इन्वेंट्री में रख लिया। तभी पीछे से तेज लड़के ने कांग को पुकारा। ये देख कांग थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा, आमतौर पर आइटम को बांटना पड़ता है ना, लेकिन लाल गॉब्लिन को शुरुआत से अंत तक उसने अकेले ही हराया था। तेज लड़का तो बस बीच में आ गया। कांग आइटम को उस तेज लड़के के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए बिना कुछ कहे वो बिजली की तेजी से भाग निकला, ये चिल्लाते हुए कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है। तेज लड़के ने स्टाइल से अपना मास्क हटाया और एक बेहद हैंडसम चेहरा दिखाई दिया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए सोचा, मैं इस बंदे से लड़ना चाहता हूँ। कई घंटे बाद जब कांग ने उस हॉबगॉब्लिन को हराया था, शाम हो चुकी थी। कांग ने जूही को वापस घर उसके ले गया। रात के समय आखिरकार वह घर पहुंचा, कपड़े बदले, नहाए और फिर डिनर टेबल पर बैठ गया। जूही ने स्वादिष्ट मैगी और टोफू बनाया था, लेकिन वो हैरान थी यह देखकर कि कांग रामेन ऐसे खा रहा था जैसे कल से नहीं खाया हो। अभी वो शौक में ही थी कि उसने अपना फोन कांग को दिखाया। कांग की आंखें हैरानी से फैल गई। किसी ने कांग की चेरी बस्टिंग फाइट रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी और वो रातों रात वायरल हो चुकी थी। वीडियो के व्यूज की देखकर कांग ने अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और चिल्लाया, क्या ये सच में मैं हूँ? क्या मेरी वीडियो को इतने व्यूज मिल गए? जूही ने समझाया कि उसके किसी दोस्त ने जो कांग से मिलवाने के लिए परेशान कर रहा था, ये वीडियो रिकॉर्ड कर डाली। कांग अभी भी सदमे में था, लेकिन जब उसने कमेंट्स पढ़े तो लगभग बेहोश हो गया। हर कोई कांग की तारीफ कर रहा था। यह देख कांग के चेहरे पर एक अजीब शैतानी मुस्कुराहट आई। उसके गाल थोड़े लाल हो गए और वह अजीब तरीके से हंसने लगा। जूही कांग के इस रिएक्शन से हैरान हो गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह चुप रही। लेकिन जब कांग ने अपनी बहन को चुप देखा और उसकी शक्ल देखी तो वह समझ गया कि वह उसका मजाक उड़ाने वाली। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, कांग ने फिर से कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया। उसने देखा कि लोग उसे शक्ल का भी मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि इसका चेहरा किसी अपराधी जैसा लगता है जिसने अभी अभी जेल से भागकर 5,000 से 10,000 लोगों को मार डाला हो। एक लड़की ने तो यह तक कह दिया कि अगर वो उसे रास्ते में दिखता है तो डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाएगी। कमेंट्स पढ़ते पढ़ते रात हो गई और कांग सोने चला गया। जूही उसे कमरे में आई और उसे बोली, अगर तुम कल सुबह फिर चिल्लाकर उठे तो अच्छा नहीं होगा। जूही हर रोज सुबह 4 बजे कांग की चीखें सुनती थी, लेकिन कांग ने पलकें झपकाई
और खुशी में अंगूठा दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो, यह स्टेज बहुत मजेदार है। असल में मैं कल सुबह इतने खुश होकर उठूंगा कि नाश्ते में भालू खरीदने का सुझाव देता हूँ। जूही पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थी, लेकिन थोड़ी मुस्कुराते हुए कमरे से चली गई। जब कांग बिस्तर पर लेटा तो थोड़ा गंभीर हो गया। उसके दिमाग में अभी भी उस बदसूरत गॉब्लिन से लड़ाई घूम रही थी। वो गॉब्लिन बहुत ताकतवर था। अगर वो एक एफ रैंक डंजन का बॉस मॉन्स्टर इतना मजबूत था तो कांग को जल्द से जल्द अपने ट्यूटोरियल पूरे करके अपनी ताकत हासिल करनी होगी ताकि वह अपने परिवार की रक्षा कर सके। इसी दृढ़ निश्चय के साथ आखिर कांग सो गया। सोते समय कांग खुद को उस सकूबस के बारे में सोचते हुए पकड़ लेता है जो शायद उसे सोते समय मार डालती। लेकिन आगे क्या हुआ, अगली बार मिलते हैं। चैप्टर 1 से 10 तक अब एंड हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर 11 to 20 देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हम 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने वाले हैं। मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। लाइक शेयर सब्सक्राइब। गहरी नींद में डूबा और ट्यूटोरियल स्टेज में दाखिल हुआ। उसकी आंखें बंद थी और वह थोड़ा शर्मीली फीलिंग महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि जैसे ही वह अपनी आंखें खोलेगा उसे अपने सपनों की खूब सारी लड़कियां सामने मिलेंगी। धीरे धीरे उसने एक रोमांटिक माहौल के साथ अपनी आंखें खोली। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह खुली, सामने कौन था? हाँ, वही बदसूरत सफेद रंग का डरावना गॉब्लिन। उसे देखकर कांग इतना गुस्से में आ गया कि एक ही पंच में उसने गॉब्लिन को उड़ा दिया। गॉब्लिन दूर जाकर गिरा। कांग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे दिल का दौरा दे दिया। कांग अब भी कंफ्यूज था, धीरे धीरे देखने लगा। तभी सिस्टम ने उसे सूचित किया कि अब उसे गुफा के गॉब्लिन समूह से बचकर डंजन से भागना होगा और पास के शहर पहुंचना होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। इन गुफाओं में गॉब्लिन की नजरें कमजोर थी, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत अधिक तेज थी। वे हमेशा 5 से 10 हजार के समूह में चलते थे और अगर कांग ने जरा सी भी आवाज की तो उसका खेल खत्म था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कांग की चीख ने पहले ही 100 से ज्यादा गॉब्लिन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब वे उसे घेर चुके थे। कांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि हजारों गॉब्लिन उसे जिंदा खा जाएंगे, लेकिन वो इस बात को लेकर जरा भी चिंतित नहीं था। उसने अपने दांत पीसे और जोर से चिल्लाया, ट्यूटोरियल कंटेंट क्यों बदल दिया गया? लड़कियां कहाँ हैं? गॉब्लिन उसे करीब आ रहे थे और कांग बार बार वही चिल्लाता रहा और फिर उसने देखा कि गॉब्लिन उसे जिंदा खा गए। कांग चिल्लाते हुए उठा, पसीने में डूबा हुआ। इससे जूही एक बार फिर से सुबह 4 बजे डर कर जाग गई। इस बीच दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि एक आदमी काले कोट में और पैंट में 2 गुंडों की पिटाई कर रहा है। एक गुंडा जमीन पर पड़ा है, उसके चेहरे से खून टपक रहा है। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह आदमी उसके चेहरे को कुचल देता है। उसकी आवाज भी अंदर दब जाती। वह आदमी ऊब भरी सांस लेते हुए कहता है कि मैं इन चींटियों से निपटते निपटते थक चुका, मुझे किसी ताकतवर से लड़ना। फिर एक विकृत हंसी के साथ उस गुंडे के चेहरे से खून चाटता है और उसके ख्याल उन वीडियो की ओर भटक जाते हैं जिसमें उसने कांग की पिटाई देखी, जो उसने यूट्यूब पर देखा था। एक घुमावदार मुस्कान के साथ वह बुदबुदाता है, मुझे इस आदमी से मिलना, मुझे इससे लड़ना है। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। कांग अभी भी उस धिक्कारे हुए ट्यूटोरियल के 5वें चरण में फंसा हुआ था। एक रात जूही काम से घर आई थकी हुई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह देखती है कि कांग गोल चश्मा पहने, सूट बूट में, सिर पर बालों में जेल लगाकर, काला कोट कंधों पर डाले हुए और हाथ में एक पवित्र किताब थामे हुए कुछ बड़बड़ा रहा है। जूही को तुरंत ही घृणा महसूस होती। काम के बाद मैं किस झंझट में पड़ने वाली हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। कांग जो खुद को राजसी दिखाने की कोशिश कर रहा था, जूही को बताता है कि बार बार बनने के बाद का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। इसलिए उसने खुद को एक पवित्र किताब दिलाई और वह अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा है जैसे कोई साधु हो। फिर एक नाटकीय अंदाज में उसने वह किताब खोली और अपने जीवन की कहानी सुनाने लगा। यह 53 दिन हो चुके हैं। 53 दिन? वह चिल्लाया। कौन है वो कमबख्त जो हर बार मेरी आंखें खोलने पर चरण बदल देता है, स्टेज बदल देता है? कभी मैं एक मोटे गॉब्लिन्स की गोद में उठता हूँ, कभी वो मुझे सूप में पकाता है और कभी कभी वो मेरा मांस काटता है। आखिर ये गॉब्लिन ही क्यों? इसी बीच जूही जमीन पर बैठी अपने सिर को पकड़कर सोच रही है, दिन ब दिन मेरा भाई पागल होता जा रहा है। लगता है मुझे इसे साइकियाट्रिस्ट अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। कांग की बकवास को आधे घंटे तक सुनने के बाद जूही अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गुस्से में खड़े होकर चिल्लाया, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे पास सूट बूट और पवित्र किताब खरीदने के पैसे हैं तो अपने कमरे को साउंड प्रूफ क्यों नहीं कराते, ताकि मुझे तुम्हारी घिनौनी आवाज हर सुबह सुननी न पड़े। फिर रात हो गई। कांग उदास चेहरे के साथ 5वें स्टेज में वापस चला गया। लेकिन इस बार कांग हैरान, वहाँ कोई गॉब्लिन नहीं था। वास्तव में यह एक डंजन। कांग का चेहरा खुशी से खिल गया और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसे इस डंजन में एक विशाल मकड़ी को मारना है। बॉस, एक विशाल मकड़ी मास्टर निकला और मैं आपको बता देता हूँ, मुझे तो मकड़ियों से बहुत डर लगता है, तो जहाँ मैं उन्हें देखता हूँ उन्हें मार देता। अगर मैं अपने घर में एक भी देख लूँ तो उनकी खैर
नहीं है। खैर, आप में से कौन डरता है मकड़ियों से, बताएं कमेंट्स। उस मकड़ी ने कांग पर एक गंदा जहरीला रस थूका, लेकिन कांग ने बचने की कोशिश नहीं की। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मकड़ी की गर्दन काटनी है। लेकिन वह रस जहरीला था और कांग के हाथ जहर से सड़ने लगे। लेकिन क्या कांग रुका? बिल्कुल नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना ही हाथ काट दिया ताकि जहर ना फैल सके। मकड़ी चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, कांग फिसल कर मकड़ी के पेट के नीचे चला गया और एक शरारती मुस्कुराहट के साथ बुदबुदाया, ये थोड़ी तकलीफ देगा। फिर उसने एक झटके में मकड़ी के बीच से काट दिया। कांग दो टुकड़ों के बीच खड़ा था। मकड़ी का खून बरस रहा था। सिस्टम ने सूचित किया उसने 5वां स्टेज पूर्ण कर लिया है और प्राइज के रूप में उसे जायंट की शक्ति मिली, जो एक बी रैंक की स्किल। लेकिन कांग संतुष्ट नहीं था। उसका ध्यान कहीं और था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और एक साइको किलर की तरह पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी तलवार खून से सनी हुई थी। उस समय तक कांग केवल 25 तक पहुंच चुका था। उसका लेवल 25 था, ताकत 20, फुर्ती 19, स्टेमिना 19, मैजिक 19। जायंट की शक्ति का उपयोग करके कांग अपनी मांसपेशियों की ताकत को 10 मिनट तक 12 पॉइंट से बढ़ा सकता था। इस बीच सुबह हो चुकी थी और 18 साल के होने वाले स्टूडेंट ट्यूटोरियल का सामना करने को रेडी थे, लेकिन वे डरे हुए थे। वे ऑनलाइन ऐसे तरीके खोज रहे थे जिससे वे स्टेज 1 से 8 को आसानी से पार कर सके। शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि जिन्होंने भी स्टेज पूरे किए थे वे इन रहस्य को किसी से बताने को रेडी नहीं थे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं चाहते थे कि हर कोई शक्तिशाली बने, इसलिए वे सब गुप्त रखते थे। तभी एक छात्र को एक अनोखी पोस्ट मिली जिसका टाइटल था स्टेज 1 से 8 को पार कैसे करें, इसका रहस्य। जिज्ञासा से भरे छात्र ने पोस्ट पढ़ना शुरू किया, लेकिन जल्द ही वो पसीने में डूब गया और उलझन में पड़ गया। पोस्ट में लिखा था, अगर तुम चरण 1 को पार करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मांसपेशियों की ताकत का उपयोग करना होगा। चरण 2 के लिए भी मांसपेशियों की ताकत ही चाहिए। वास्तव में दुनिया का समस्याओं का हल ताकत से ही है। अगर तुम्हारी समस्या हल नहीं हो सकती तो इसका मतलब तुम पर्याप्त ताकतवर नहीं हो। पोस्ट में इसी तरह की बातें भरी हुई थी। छात्र ने जल्द ही उस पोस्ट को एक फेक धोखा करार दिया और कमेंट में मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये पागल आदमी कौन है जो बकवास बातें कर रहा है, उन्होंने सोचा। इस बीच कांग ने अपनी पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट्स देखे और गुस्से में चिल्लाया, मैंने इतने अच्छे सजेशन दिए और ये बच्चे इसकी कद्र भी नहीं करते। जूही ने यह देखा और कांग से कहा कि उसके नियम सिर्फ उसी पर लागू होते हैं और उसे उन गरीब बच्चों को परेशान करना बंद करना चाहिए। लेकिन कांग ने एक अंगूठा ऊपर दिखाते हुए कहा, बस देखना, जैसे ही मैं स्टेज 8 पार करूंगा। लेकिन इससे पहले कि कांग अपनी बात पूरी कर पाता, जूही ने उसे बीच में रोक दिया और हंसते हुए कहा, जिस रफ्तार से तुम जा रहे हो तुम तभी सभी चरणों को 10 साल में पार कर पाओगे। और इस तरह भाई बहनों की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। लेकिन कांग को परवाह नहीं थी। उसने अपनी मांसपेशियों की शक्ति का उपयोग करके चरण 6 और 7 को एक ही बार में पार कर लिया। स्टेज 6 का इनाम था एक ग्रेड बी लंबी तलवार जो काले स्टील से बनी, जिसकी क्षमता थी 500। यह तलवार कभी भी एक साइकोपैथ हत्यारे द्वारा उपयोग की गई थी और हजारों लोगों के खून की औरा को सोखने के बाद यह काली हो गई, इसलिए इसे केवल एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ही चला सकता था। स्टेज 7 का इनाम था रोनाल्ड आर्मर जो ग्रेड बी का था। यह एक प्राचीन काल के साइकोपैथ योद्धा द्वारा पहना गया था। कांग को यह अजीब लग रहा था कि उसे मिलने वाले सभी इनाम किसी मानसिक रोगी से ग्रस्त व्यक्ति के क्यों थे, लेकिन आप समझ सकते हैं। बस सोचता रहा कि किसी भी तरह से उसे चरण 8 पूर्ण करना होगा, जूही को चौंकाना होगा, तभी वह इन सभी वस्तुओं का असली दुनिया में उपयोग कर सकेगा। कांग ने अपनी आंखें खोली और खुद को फिर से अंतहीन सफेद कमरे में पाया। सिस्टम ने उसे सूचित किया, स्टेज 8 में आपका स्वागत है। और इस बार एक मधुर और मोहक आवाज ने उससे पूछा, तुम किस पर विश्वास करते हो? कांग ने इस सवाल को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन इससे पहले कि वह इसका मतलब समझ पाता उसके आसपास की सफेद जगह टूटने लगी, उसके ऊपर का आसमान टूटने लगा, उसके पैरों के नीचे की जमीन बिखरने लगी। वह चीखते हुए गिरने लगा जैसे वह अनंत काल तक गिरता जा रहा हो। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक शहर के बीचों बीच पाया जहाँ भीड़ जमा थी। क्या यह मेरा शहर है? कांग ने उलझन में सोचा, लेकिन फिर एक महिला उसके सामने से गुजरी, कांग के शरीर के आर पार चली गई और वह एक प्रकार का होलोग्राम हो। उसने मुड़कर उस महिला को देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि यहाँ के सभी लोग इंसान जैसे दिखते हैं थे वैसे नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानी नहीं थे। वे इंसान जैसे दिख रहे पर वो इंसान नहीं थे। कुछ के चेहरे छिपकलियों जैसे थे, कुछ के कुत्तों जैसे। सभ्यता बिल्कुल पृथ्वी जैसी थी। तभी कांग देखता है कि एक राक्षस उसे घूर रहा है और कम से कम उसे ऐसा लगता है, क्या ये राक्षस मुझे देख रहा है? वह सोचता है, क्या मेरा मिशन इस दुनिया को नष्ट करना है? लेकिन फिर कांग को एहसास होता है कि राक्षस उसे नहीं बल्कि उसके पीछे किसी चीज को देख रहा है। अचानक कांग के पीछे एक विशाल पोर्टल खुलता है जिससे गोलम्स, विशाल मकड़ियां, डरावने कीड़े, ड्रैगन और अन्य जीव बाहर निकलने लगते हैं। वो शहर पर हमला कर देते हैं और कांग की आंखों के सामने ही सारे सिटीजन्स को मार डालते हैं। सिस्टम
कांग को सूचित करता है। हाकेन डायमेंशन खोल दिया गया है। कांग को यह समझ में आ जाता है कि यही वो घटना है जिसके बारे में सिस्टम ने पृथ्वी को 5 साल पहले ही चेतावनी दी थी। यही वो आपदा है, डिजास्टर है, जो भविष्य में होगी जब राक्षसों की बाढ़ आएगी और मानवता का अंत कर देगी। लेकिन यह सब नहीं था। कांग एक विशाल परछाई को अपने ऊपर मंडराते देखता है और जब वह ऊपर देखता है तो उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ जाती है। यह क्या बला है? वह सोचता है एक देवता जैसी विशाल काय हस्ती पल भर में पूरे ग्रह को नष्ट कर देती है। कांग फिर से उस अनंत सफेद जगह में जाग जाता है। वह पूरी तरह से हैरान है। जो कुछ वह उसे समझने की कोशिश कर रहा है तभी वह मोहक और प्यारी आवाज उसे फिर से बात करती है। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हैरान हो? कांग आगे देखता है और एक सफेद आकाशीय प्राणी का होलोग्राम दिखाई देता है। कांग पूछता है क्या तुम भगवान हो? हंसता हुआ स्वर्गदूत उत्तर देता है नहीं 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 नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे एक प्रकार का डायमेंशनल एडमिनिस्ट्रेटर समझ सकते हो। जो भी स्टेज 8 तक पहुंचता है उसे मुझसे मिलने और सवाल पूछने का मौका मिलता है। कांग अब हैरान होकर और गंभीर होकर पूछता है तो मैंने उस अज्ञात ग्रह पर जो देखा वह पृथ्वी पर भी 5 साल में होने वाला है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मनुष्य अपनी रक्षा कर पाएंगे। आखिरकार मैंने ही यह ट्यूटोरियल बनाया है और सभी को उनकी शक्तियाँ दी हैं। कांग और भी उलझने पढ़कर पूछता है अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो खुद इसे रोक क्यों नहीं देते? यह सुनकर वह हंसती है और मोहक आवाज में समझाती है मैं एक अलग आयाम से, एक अलग डायमेंशन से हूँ। मैं सीधे इस दुनिया के नियमों को बदलकर कभी भी सभी को नहीं बचा सकती। जो कुछ मैं कर सकती थी वो था मानवता को बचाने का एक मौका देना। फिर उसने आगे कहा सभी प्लेयर्स में से कांग तुम सबसे कम प्रतिभाशाली थे और सबसे ज्यादा मनोरंजक थे। तुमने मुझे सबसे ज्यादा हंसाया। यह सुनकर कांग फिर से गंभीर हो गया और पूछने ही वाला था कि क्या तुम वही हो जो स्टेज 5 का थीम बार बार बदल रही थी? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता स्वर्गदूत ने हंसते हुए कांग को स्टेज 8 पार करने की बधाई दी और कहा ट्यूटोरियल तो सिर्फ शुरुआत थी। अचानक कांग हवा में तैरने लगा। उसे एहसास हुआ कि वही स्वर्गदूत उसके साथ खेल रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता नीचे की जमीन गायब हो गई। वह गिरने लगा। गुस्से में कांग ने अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया तुम्हें। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता कांग गायब हो गया। स्वर्गदूत ने मोहक आवाज में बुदबुदाया मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कांग गुस्से में जागता है, फिर चिल्लाने की कोशिश करता है उस धिक्कार स्वर्गदूत को कोसते हुए, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। उसका चेहरा लाल हो जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके मुंह में कुछ अटका हुआ है। वह उसे खींचता है और देखता है कि उसके मुंह में जूई की मोजे थे। घिन से कांग थूकता है और उबकाई लेने लगता है। जूई वही बैठी होती है जैसे वह घर की मालकिन हो। वह उसे चिढ़ाते हुए कहती है मुझे पता था कि तुम फिर से चिल्लाते हुए जाओगे, इसलिए मैं पहले से तैयार थी। तो आज गॉब्लिन से तुम्हारे लिए क्या पकाया था? तभी कांग अभी जुराब का स्वाद महसूस करते हुए उसे उसकी तरफ फेंकता है और मुस्कुराता है। वह जवाब देता है कि मुझे परवाह नहीं और सीधे अपना स्टेटस विंडो खोलता है। जूई की आंखें चौड़ी हो जाती है। कांग अपनी शेखी भरी मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए कहता है देखा तुम्हारे इस अद्भुत भाई की ताकत। जूई आंखें घुमाते हुए खड़ी हो जाती है, ज्यादा प्रभावित नहीं होकर कहती है अब जब तुमने ट्यूटोरियल पूरा कर लिया है तो घर से बाहर निकलो, कोई नौकरी ढूंढो और कुछ पैसे कमाना शुरू करो। मैं आज के लिए तुम्हारे लिए एक खास नाश्ता बनाऊंगी। कांग जूई की इस शांत प्रतिक्रिया से थोड़ा आहत महसूस करता है, लेकिन वह रोने के अंदाज में कहता है तुम कम से कम मुझे बधाई तो दे सकती थी। तुम कितनी निर्मम हो, तुम्हारा इसीलिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह बात जूई को तिलमिला देती है और बिना किसी झिझक के वह चम्मच कांग के चेहरे पर फेंक देती है। बाद में हम कांग को सोफे पर बैठे हुए देखते हैं जो अपने स्टेटस विंडो की जांच कर रहा है, जबकि जूई काम पर चली जाती है। अब कांग लेवल 28 पर पहुंच चुका है। उसकी ताकत 21, फुर्ती 19, स्टेमिना 20 और जादू 20 हो गई है। उसके पास कई तरह की क्षमताएं हैं। आखिरकार वह उस वस्तु को निकालता है जो उसे उस बसूरत गॉब्लिन से मिली थी। जब वह बॉक्स खोलता है तो उसमें एक गंदी पुरानी किताब होती है। कांग उसे उठाकर कहता है अपनी असली नेचर दिखाओ मेरे बच्चे। सिस्टम उसे सूचित करता है कि यह मैजिक एक्सप्लोजन स्किल की बुक है। इस स्किल को सीखने के बाद वह एक जादुई गोला दाग सकता है जिससे विस्फोटक शक्तियां होंगी। कांग एक गंभीर चेहरे के साथ कुछ देर किताब को घूरता है और फिर जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया है वह पागलों की तरह हंसने लगता है, किताब को हवा में उठाकर हा हा हा। अब तक कांग थोड़ा पागल हो चुका था। सिस्टम पूछता है क्या तुम इस स्किल को सीखना चाहते हो? कांग कहता है हाँ बिल्कुल, और किताब गायब हो जाती है। उसका ज्ञान, उसका नॉलेज कांग के में ट्रांसफर हो जाता है। अब जब उसके पास वह सब कुछ है जो उसने कभी चाहा था, कांग अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है आखिरकार सामान्य लोगों की तरह मुस्कुराता है अब समय आ गया है अवेकनर एसोसिएशन जाने का, साइन अप करने का और कुछ गॉब्लिन्स की धुनाई करने का। इस बीच दृश्य बदलता है और हम एक प्यारी मासूम लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में स्टारबक्स
बॉक्स का कप है उसका नाम मी यंग है। वह एक नई नियुक्त सिविल सर्वेंट है। उसका काम उन लोगों के लिए फॉर्म भरना है जिन्होंने 8 साल की उम्र पार कर ली है, 8 स्टेजेस पार कर लिए। यह उसकी सपनों की नौकरी है। वह कल्पना करती है कि वह कितने सारे हैंडसम न्यू अवेकनर से मिलेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कट टू रियलिटी। मी यंग अपने डेस्क पर बैठी हुई है, कांपती हुई उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग ठीक उसके सामने खड़ा है। वह एक एप्लीकेशन फॉर्म लिए हुए, वह एक हॉरर मूवी के खलनायक की तरह नजर आ रहा है। उसके आंख में इतनी गंभीरता है जैसे कि वह 15 चाकुओं से वार करने के लिए तैयार खड़ा है। बेचारी मिंग यंग कुछ बोल नहीं पा रही, बस मुंह से निकालती कृपया अपना आईडी दिखाए, लेकिन उसकी आवाज इतनी नर्म कि कांग उसे सुन नहीं पाता। क्या? कांग पूछता है और यही बात सुनकर मिंग की आंखों में आंसू भर आते हैं। लाइन में खड़े अन्य अवेकनर्स फुसफुसाते हैं, सोचते हैं कि कांग शायद कोई कैदी है जो जेल से भागा है। कैमरे सामने आ जाते हैं पूरे दृश्य को रिकॉर्ड करते हुए। कांग जो बेखबर था उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वह कोशिश करता है उतना ही मी यंग रोने लगती। तभी पीछे से एक दयालु आवाज सुनाई देती है, क्या यहाँ कोई समस्या है? कांग घबरा कर मुड़ता है, एक हैंडसम लड़के को देखता है। उसके चश्मे के पीछे की आंखें कांग की ओर देख रही थी। उसकी आंखें मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे को उस बदसूरत गॉब्लिन के साथ हुई लड़ाई में पहचान लेते हैं, लेकिन कोई भी कुछ कहता नहीं है। लेकिन दोनों को पता चलता है कि उस लड़के का नाम किम है और वह यहाँ का इंस्ट्रक्टर है। किम मिस्टर यंग से फॉर्म लेता है और कांग को एक तरफ बुलाता है। वह उसे पूछने लगता है कि यह बताए कि कांग आवेदन फॉर्म पूरी तरह से अलग नजर आ रहा है। कांग समझाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता कि यह कैसे हुआ है। ट्यूटोरियल ने उसके लुक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। वह यहाँ तक कि अपनी उंगलियों के निशान और डीएनए से सत्यापित करने का भी प्रस्ताव देता है, लेकिन जब किम को पता चलता है कि कांग स्टेज 5 पर पहुंच चुका है और उसका लेवल 12 है। कांग सोच रहा है कि लेवल 12 और स्टेज 5 बहुत कम है, इसलिए वह कम ध्यान आकर्षित करना चाहता था, लेकिन असल में बहुत कम लोग स्टेज 3 से आगे बढ़ पाए थे। अधिकांश लोग केवल स्टेज 1 और 2 पर ही रुक गए थे। कांग खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है, इसलिए वह झूठ बोलता है कि जब सरकार ने दफन डंजनों पर हमला करने के लिए अवेकन आईडी की आवश्यकता नहीं की थी, तब उसने कुछ हमलों में भाग लिया था। किम समझाता है कि कांग कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। इसके बजाय वह पूछता है वह मेन फोर्स स्ट्रेंथ कौशल क्या है। कांग बताता है कि यह एक उसकी मांसपेशियों की ताकत को 10 मिनट के लिए 2 गुना कर देती है और इसके साथ वह तेजी से दौड़ सकता है। किंग फिर कांग से कहता है कि वह स्टेज 4 से 5 तक के रिवॉर्ड को दिखाए ताकि यह साबित हो सके कि उसने वास्तव में उन्हें पार किया है। कांग सोचता है कि यह आदमी बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह अपना हाथ उठाता है, अपनी मांसपेशियों को तानता है और फिर तैयार हो जाइए। वह अपनी ही त्वचा में दांत चबाता है, एक बड़ा टुकड़ा काटता है। खून हर तरफ बह रहा है और किम की रीढ़ की हड्डी में भी सिरहन दौड़ जाती है, लेकिन कुछ ही क्षणों में घाव ठीक हो जाता है, ठीक किम के सामने। किम अभी भी सदमे में है। यह रियलाइजिंग करता है कि कांग में ऑटो हिल की क्षमता है। इस दरमियान कांग सोचता है कि क्या मैं डेडपूल बन रहा हूँ? फिर कांग अपनी अंगूठी दिखाता है, समझाते हुए कि यह मानसिक अटैकों को रोकता है। इस बीच मिस्टर यंग की हालत और भी बुरी होती जा रही थी। स्टेज 5 की स्किल का उपयोग करने की अनुमति मांगता है। वह समझाता है कि यह एक ऐसी स्किल है जो पास के दुश्मनों के मन में डर पैदा कर देती है। किम को लगता है कि यह शायद इतनी ताकतवर नहीं होगी, इसलिए वह हाँ बोल देता है। कमरे के दूसरी ओर वही काला कोट पहने अजनबी आदमी खड़ा है। जैसे ही वह कांग की ओर देखता है, उसे याद आता है कि उसने यूट्यूब पर कांग की वह फाइट देखी थी। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपने स्टिंग्स पर भरोसा करते हुए वह तुरंत अपने कान बंद कर लेता है, यह जानते हुए कि क्या आने वाला है। बाकी लोग कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांग एक जोरदार दहाड़ लगाता है और कमरे में मौजूद सभी लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनकी ताकत निचुड़ जाती है और वे मुश्किल से हिल पाते। जब कांग रुकता है तो किम हैरान रह जाता है, क्योंकि उस पर भी असर हुआ था। कांग अब पहली बार सामान्य रूप से मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या यह सबूत काफी था? दोनों आगे की बातचीत शुरू करते, लेकिन उस काले कोट वाले आदमी की नजरें अभी भी कांग पर टिकी है और उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह जाता है। अचानक वह सबसे घिनौनी और अजीब प्रतिक्रिया देता है, जैसे किसी पागल जुनून में खो गया हो। यह दृश्य इतना अजीब है कि इसे देखकर कोई भी कहेगा, अगर तुम उसे देखो तो जितना तेज भाग सकते हो भागो। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि कांग खुद की कल्पना में खो गया है कि वह इतना आकर्षक और हैंडसम हो गया है कि लड़कियां सिर्फ उसकी आईडी कार्ड देखकर ही पर फिदा हो जाती। यह भी ख्याल आता है
है कि उसे लगभग एंट्री देने से मना कर दिया गया था क्योंकि वह अपने फोटो से बहुत अलग दिख रहा। दूसरी तरफ उसके आसपास के लोग बातें करने लगते हैं। ये वही लड़का है जिसने उस लड़की पर इतनी जोर से चिल्लाया था कि वह लगभग रोने लगी और डर के मारे बेहोश हो गई। कांग आराम से अपना प्रोटीन बार खा रहा था, तभी किम 2 इंस्ट्रक्टर के साथ कमरे में दाखिल होता है। किम अपना परिचय देते हुए कहता है, मेरा नाम किम है और मैं इस ग्रुप का इंस्ट्रक्टर हूँ। सभी ताली बजाते हैं और किम लेक्चर शुरू करता है। वह बताता है कि ट्रेनिंग में 10 दिन लगेंगे, जिसमें सुबह थ्योरी क्लासेस और दोपहर में प्रैक्टिकल सेशन होंगे। भोजन और रहने की व्यवस्था यही होगी, लेकिन फिर भी किम सख्त सच्चाई सामने रखता है। यहाँ हम तुम्हें कोई गुप्त तकनीक सिखाने वाले नहीं। सच्चाई यह है कि जैसे बेकार शिकारी हंटर्स रोज डंजन में मारे जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अगर तुम हंटर बनने आए हो तो याद रखो कि किसी भी समय तुम मारे जा सकते हो। रोज नए डंजन प्रकट हो रहे हैं और भले ही तुम पुराने डंजन्स का अध्ययन कर लो, तुम्हारे मरने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। कांग यह सब सुनते हुए सोचता है कि ये आदमी शुरुआत से ही मौत की बातें कर रहा है। किम आगे कहता है, मैं यहाँ तुम्हें बेकार की चीजें सिखाने नहीं आया, सिर्फ वे बुनियादी बातें बताऊंगा जो तुम्हें जिंदा रखने में मदद करेगी। थोड़ी देर बाद किम 10 मिनट के ब्रेक की घोषणा करता है। इस बीच कांग छत की तरफ देखते हुए बड़बड़ाता है, क्या मुझे सचमुच 10 दिन तक ये सब झेलना पड़ेगा? तभी एक जोरदार आवाज में किसी आदमी ने उसे पुकारा। वह आदमी है सोइल, जो पूरी तरह मांसपेशियों से भरा हुआ एक पहलवान है। वह विनम्र मुस्कान के साथ कांग की तरफ हाथ बढ़ाता है। कांग उसे देखकर सोचता है, यह मसल हेड सुअर कौन है, लेकिन वह समझता है कि हाथ ना मिलाना अजीब लगेगा, इसलिए वह खुद को काबू में रखते हुए हाथ मिलाता है। जैसे ही कांग उसका हाथ पकड़ता है, सोइल मुस्कुराते हुए अपनी सारी ताकत से उसका हाथ दबाता है और कहता है, मुझसे संभल कर रहना। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान है, जैसे वह सोच रहा हो शुरू से ही इसे इसकी औकात दिखा देता। उसे कांग पसंद नहीं आया क्योंकि कांग की दहाड़ से उसके कान लगभग फट गए थे, लेकिन सोइल की उम्मीद के विपरीत कांग पर कोई असर नहीं होता। वह ऐसे हाथ मिला रहा है जैसे किसी बच्चे से मिला रहा हो। कांग तुरंत समझ जाता है कि सोइल प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग के मन में साफ है, जंगल में सिर्फ एक ही राजा होता है और वह मैं। कांग अपने जायंट की शक्ति सक्रिय करता है, जिससे उसकी मांसपेशियों की ताकत दोगुनी हो जाती है। अब कांग जोर से सोइल का हाथ दबाता है। सोइल दर्द से हांफने लगता है और यकीन नहीं कर पाता कि वह ताकत के इस मुकाबले में हार रहा है। उसने अपने सारे स्टेटस पॉइंट ताकत में डाल ले थे। सोइल ने अपने सारे पॉइंट्स ताकत में डाले थे और वह अब तक किसी भी न्यूबी से नहीं हारा था। सब लोग हैरानी से मुकाबला देख रहे। सोइल की नसें उभरने लगी और फिर अचानक एक झटके में सोइल के दाएं हाथ नसें फट गई। खून फव्वारे की तरह छूटने लगा और पूरा फर्श खून से लथपथ हो गया। पूरी क्लासरूम में सन्नाटा छा गया क्योंकि सोइल का चेहरा सफेद पड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा बॉय एक मनोरोगी की तरह पागलों की तरह हंस रहा था, चेहरे पर विकृत मुस्कान के साथ। वो कांग का सबसे बड़ा प्रशंसक बन चुका था। लार टपकाते हुए उसकी तरफ देख रहा था, यहाँ तक कि ताली बजा रहा था, जबकि सोइल दर्द से चीख रहा था। एम्बुलेंस आई और सोइल को हॉस्पिटल ले गई। कांग गुस्से में सफाई देने लगा, ये सिर्फ एक हादसा था, मैंने कुछ नहीं किया। वो मार्शल भैंसा खुद मेरे पास आया और इतनी जोर से मेरा हाथ दबाया कि अगर मैं अपना बचाव नहीं करता तो उसकी नसें वैसे ही फट जाती। उसने किम से कहा, अगर यकीन नहीं हो तो क्लासरूम के कैमरे चेक कर लो। किम अब भी सदमे में था और कांग से के अनोखे कौशल के बारे में पूछने लगा। कांग ने जवाब दिया, मेरा कौशल स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, जिससे मेरी ताकत 1.5 गुना बढ़ जाती है। किम ने उलझन में पूछा, पर तुमने पहले कहा था कि तुम्हारा कौशल स्ट्रेंथ ऑफ द मैन फोर्स है, जो ताकत को 2 गुना बढ़ा देता है। कांग ने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे नंबरों की ज्यादा समझ नहीं है, शायद गड़बड़ी हो गई होगी। किम समझ गया कि कांग कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने बातों को जाने दिया और चेतावनी दी, अब और कोई बखेड़ा मत करना। कांग गुस्से में बैठा सोचने लगा, कोई मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देता। तभी पीछे से एक आवाज आई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता? कांग ने देखा कि यह वही सुनहरे बालों वाला लड़का था, उसके बगल में बैठा था। झुलझुलाते हुए कांग ने कहा, जहाँ मर्जी बैठो, लेकिन मन में सोच रहा था, पहले एक मार्शल भैंसा, अब ये गुंडा। सुनहरे बाल वाले लड़के ने अपना परिचय दिया, मैं यो सॉन्ग हूँ, क्या मैं तुम्हें बड़ा भाई कह सकता हूँ? मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ। कांग को समझ नहीं आया कि आखिर ये लड़का उसकी तारीफ क्यों कर रहा है। यो सॉन्ग ने बताया, जब मैंने तुम्हें यूट्यूब पर उस बदसूरत गॉब्लिन की धुलाई करते देखा, तभी से मैं तुम्हारा फैन हो गया। कांग ने थके हुए अंदाज में कहा, वो बस एक हादसा था। लेकिन यो सॉन्ग उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। इतने में किम ने क्लासरूम में घोषणा की कि अगर कोई डंजन 5 दिनों के भीतर साफ नहीं किया गया तो वह टूट जाएगा और राक्षस आम आदमियों पर हमला करेंगे। उसने समझाया कि अस्थायी और स्थायी कोर में अंतर होता है। अस्थायी
अस्थायी कोर नष्ट करने पर डंजन 5 दिन में बंद हो जाता है, लेकिन स्थायी कोर नष्ट होने पर डंजन तुरंत बंद हो जाता है। तभी एक और मोटे भैंसे आदमी, जिसे हम मार्शल भैंसा नंबर 2 कह सकते हैं, पीछे से चिल्लाने लगा, मैं यहाँ बेकार के लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, मुझे युद्ध प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट चाहिए। गार्ड ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन किम ने गंभीर स्वर में उसे रोक दिया। उसने मार्शल भैंसे को मंच पर बुलाया और कहा, अगर तुम मुझे 1 मिनट में छू भी गए तो मैं तुम्हें तुरंत ग्रेजुएट कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम बाहर हो जाओगे। मोटे भैंसे नंबर 2 ने आत्मविश्वास के साथ तलवार निकाली। एक प्रशिक्षक ने चेतावनी दी, अरे ये असली तलवार है, तुम्हें चोट लग सकती है, लेकिन किम ने कूल अंदाज में चश्मा ठीक करते हुए कहा, कोई बात नहीं। फिर उसने उस भैंसे को चुनौती दी, चलो आओ अपने बाप के पास। मोटा भैंसा गुस्से में पागल होकर उस पर झपटा, लेकिन किम ने हर वार को आसानी से चकमा दे दिया। किम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम किसी राक्षस पर इस तरह चीखते हुए हमला करोगे तो वो तुम्हारी गर्दन पहले काट देगा। भैंसा बौखलाकर बेतहाश वार करने लगा, लेकिन किम ने हर हमले से बचते हुए उसे बेवकूफ बना दिया। आखिर में किम ने एक ही किक में उसकी तलवार छत पर टांग दी और कहा, ये तुम्हारा आखिरी सबक है, अगर बिना सोचे समझे ताकत होते हो तो स्टेमिना खत्म हो जाएगा। उसने फोन चेक करते हुए ऐलान किया, 1 मिनट और 28 सेकंड और अब तुम बाहर। पूरा कमरा हैरान था। कांग भी किम की रफ्तार से प्रभावित था। कांग ने मन में सोचा, अगर मैं इसके साथ एक 1-on-1 फाइट करूं तो क्या मैं इसे हरा पाता। उसी वक्त कांग और यो संग दोनों पागलों की तरह हंसने लगे, किम के साथ लड़ाई करने की कल्पना को सोचते हुए। यो संग तो इतना उत्साही था कि उसने मुंह से लार टपकने लगा। कांग ने उसे देखते हुए सोचा, ये लड़का पक्का मनोरोगी है, मैं इसके बगल में नहीं बैठने वाला। प्रैक्टिकल क्लास शुरू हुई और सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हुए। किम ने घोषणा की, आज का फोकस हथियार प्रशिक्षण पर रहेगा। सभी ने कहा कि वे अपने पसंदीदा हथियार चुने, अभ्यास शुरू करें। कांग ने एक लंबी तलवार उठाई और बोरियत में उसका मुआयना करते हुए सोचा, ये कितना उबाऊ है। तभी यो संग के पास आकर कहता है, अकेले अभ्यास करना बोरिंग है, चलो साथ में स्पार करते हैं। कांग के चेहरे पर एक पल के लिए उत्साह झलका, लेकिन तभी किम ने चेतावनी दी, 6वें दिन से पहले कोई भी व्यक्ति स्पारिंग नहीं करेगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। कांग का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। वह वक्त बीतता गया और बाकी लोग अपने अपने ट्रेनिंग में व्यस्त हो गए। दूर से सबको देखते हुए कांग ने उबगाती लेते हुए सोचा, ये पक्का बेवकूफ है। वो जम्हाई लेने लगा और बेमने मन से तलवार घुमाने लगा। किम ने उसे देखा और कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी तलवारबाजी बेकार है, अगर तुम डंजन में ऐसे गए तो सबसे पहले मारे जाओगे। किम ने उसे देखा और पास आकर कठोर स्वर में बोला, तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ही बेकार है, अगर तुम डंजन में ऐसे गए तो सबसे पहले मारे जाओगे। कांग ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मन में उसने सोचा, चल तुझे पकड़ कर देखता हूँ, देखते हैं मेरी तलवारबाजी बेकार है या नहीं। हालांकि असलियत में उसे कान खुलाते हुए फैसला किया कि झगड़ा शुरू करने का कोई फायदा नहीं है। तभी किम ने क्लास का ध्यान खींचते हुए घोषणा की कि कांग और ट्रेनर के जूनियर के बीच स्पारिंग मैच होगा। यह सुनकर कांग मुस्कुराया, जबकि ट्रेनर का जूनियर उलझन में था। आखिरकार एक नए लड़के से सावधान क्यों रहना है। किम ने काउंटडाउन शुरू किया, 3, 2, 1 और मुकाबला शुरू हो गया। ट्रेनर का जूनियर थोड़ा गंभीर था, लेकिन कांग के चेहरे पर लड़ाई की दीवानगी मुस्कुराहट के रूप में साफ साफ दिख रही थी। कांग जूनियर की तरफ तेजी से दौड़ा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी एक ही बार में। हालांकि कांग ने अपनी ताकत का 10% ही यूज किया था। ट्रेनर की तलवार कांप उठी। कांग ने अपनी तलवार हवा में उठाई और एक ही प्रहार में जूनियर की तलवार को उड़ा दिया। ट्रेनर स्तब्ध रह गया। तलवार हवा में लहराकर जूनियर के सिर के पास गिर पड़ी। पूरा मैदान एकदम शांत। तभी किम ने मौका लिया और सभी को समझाने लगा, चाहे आपकी तलवारबाजी या किसी भी हथियार की कला कमजोर क्यों ना हो, अगर आपके पास ताकत है तो आप अपने विरोधी को हरा सकते हैं। कांग को लगा कि प्रशिक्षक उसकी तारीफ कर रहा है और वह गर्व से मुस्कुराने लगा और हंसने लगा, लेकिन कांग को समझ नहीं आया कि ट्रेनर असल में उसकी तलवारबाजी का मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद किंग ने अपने जूनियर को आगे धकेला, उसे उठाया, माफी मांगी। फिर किंग ने गंभीर चेहरे से जूनियर से कहा, मुझे बस एक चीज की याद करनी थी और अब मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अब हम देखते हैं कि कांग ने एक डायरी रखना शुरू कर दिया। पहला दिन एक सनकी लड़का योंग सॉन्ग मेरे सामने बैठा और किसी खोए पिल्ले की तरह पूरे दिन मेरा पीछा करता रहा। ट्रेनिंग के दौरान एक ट्रेनर से मेरा झगड़ा हो गया और मुझे उसे उसकी जगह दिखानी पड़ी। दूसरा दिन पूरा दिन बोरियत में बीता। थ्योरी क्लास में मैं ऊँघता रहा। शाम को प्रैक्टिकल क्लास में मुझे कोई चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर सका। ट्रेनर योंग को देखकर परेशान थे जो अपनी तलवार को पैरों से घुमा रहा था। तीसरा दिन यो सॉन्ग और मैं दोनों कक्षा से बाहर कर दिए गए क्योंकि तलवारबाजी की कंपटीशन प्रतिबंधित थी। हम दोनों ने बिना तलवार भिड़ाए नकल की लड़ाई खेलनी शुरू कर दी। अब तक सभी ट्रेनर हमारी हालत को लेकर वाकई चिंतित हो चुके थे। चौथा दिन बोरियत इतनी बढ़ गई कि मैंने अपनी डायरी में एक गॉब्लिन को मारते हुए खुद की तस्वीर बना दी। प्रैक्टिकल क्लास में मैंने 2 तलवारें उठाई और उन्हें आपस में लड़वाने लगा।
ट्रेनर को समझ नहीं आया मुझे कैसे संभाले। 5वां दिन, बोरियत मुझे खा रही थी। मैं बस घर जाना चाहता था। शाम की ट्रेनिंग में मैं मैदान पर हाथ फैलाकर लेटा हुआ था। जब ट्रेनर ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, मैंने जवाब दिया ध्यान लगा रहा। 6वां दिन, आखिरकार बोरियत से मरने जैसा महसूस होने लगा। मैंने योंग से कहा कुछ गड़बड़ कर दो, अगर मैं एक दिन और इस पागल खाने में रहा तो मेरे लाश घर भेजवा देंगे। लेकिन योंग ने उस डरावनी मुस्कुराहट के साथ कहा अब तुम्हें बोर नहीं होना पड़ेगा। आज 6वां दिन है और आज 1-on-1 मुकाबले शुरू हो रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ खास दिखाऊंगा। मुझे समझ आ गया कि अगर यह वही खास चीज है जिसका मुझे शक है तो मैं उसे देखना नहीं चाहता। शाम आई, 1-on-1 मुकाबले शुरू हुए। कांग ने पलक झपकाते ही अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया और अपनी जगह लौट आया। सो योंग ने उसे बधाई दी, लेकिन बाकी मुकाबले देखकर कांग को ऐसा लग रहा था कि वह बच्चों की लड़ाई देख रहा है। वह फिर से बोर हो गया। तभी 2 उम्मीदवारों के बीच लड़ाई शुरू हुई। उम्मीदवार 1 ने भाला लेकर उम्मीदवार 2 की तरफ दौड़ लगाई, जो डर के मारे जड़ हो गया। लेकिन इससे पहले कि भाला उसे लग पाता, किम बिजली की तरह आया और भाले को रोक दिया। अब सो योंग की बारी थी। वह धीरे धीरे उठा, कांग की तरफ मुड़कर देखा, बोला मैं जा रहा हूँ और अपनी डरावनी मुस्कुराहट के साथ मंच पर चला गया। कांग को सुबह की बात याद आई जब सो योंग ने कहा कि वह उसे कुछ दिलचस्प दिखाएगा। कांग थोड़ा चिंतित हो गया क्योंकि सो योंग कोई गड़बड़ी करने वाला है। अगर ऐसा है तो ट्रेनर किम को उसे रोकना होगा। किम और एक लड़की जिसका नाम यूरी था आमने सामने खड़े थे। यूरी एक जादूगरनी थी और अपना व्यक्तिगत जादुई वॉन्ड लेकर आई। किंग ने सो योंग से पूछा तुम्हें कोई समस्या तो नहीं? योद्धा जादूगरों से लड़ाई में कमजोर होते हैं क्योंकि वे दूर से हमला करते हैं। सो योंग मुस्कुराते हुए बोला कोई समस्या नहीं। किम ने सो योंग के हाथ में कांटेदार हथियार देखा और पूछा तुमने तलवार क्यों नहीं चुनी? सो योंग ने जवाब दिया नियम में नहीं लिखा है कि केवल एक ही हथियार इस्तेमाल करना है ना? किम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और 3-2-1 कहते ही मुकाबला शुरू हो गया। यूरी ने तेजी से जादुई क्रिस्टल बनाए और योंग पर फेंका, लेकिन योंग ने अपने हथियार से उसे आसानी से चकनाचूर कर दिया। क्रिस्टल के टुकड़े उसके चेहरे पर गिरे और वह अपनी पागल भरी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगा। कांग को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन असली जादू को देखकर वह रोमांचित था। बचपन से उसे जादूगर बहुत पसंद थे, लेकिन यूरी को गुस्सा आ गया। वह एक प्रतिभाशाली जादूगरनी थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक योद्धे ने उसकी ताकत को यूं नाकाम कर दिया। उसने पूरा बल लगाकर एक विशाल जादुई क्रिस्टल बनाया और योंग पर फेंका। सो योंग ने क्रिस्टल पर ध्यान नहीं दिया बल्कि यूरी की तरफ देखा। उसने अपने कांटेदार हथियार को घुमाते हुए उस क्रिस्टल को इतनी सटीकता से मारा कि उसे बलपूर्वक घुमाकर किम की तरफ मोड़ दिया। किम ने फुर्ती से उसे चकमा दिया, लेकिन सो योंग का असली लक्ष्य किम नहीं। किम के ध्यान भटकते ही सो योंग ने यूरी की तरफ दौड़ लगाई। किम को समझ में आ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सो योंग ने यूरी के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे खून की बौछारें उड़ गई। यूरी जमीन पर गिर पड़ी, उसकी उंगलियां टूट गई और खून बह रहा था। ट्रेनर घबरा गए, तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहा। सो योंग वहीं खड़ा अपने चेहरे से खून पोंछते हुए पागल भरी मुस्कुराहट के साथ बोला बहुत मजा आया। किम ने गंभीर लिहाजे में अपनी खंजर निकालते हुए पूछा तुमने ये क्या किया? सो योंग ने कंधे उचकाते हुए कहा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, यह एक दुर्घटना थी। नियमों में है कि दुर्घटना हो सकती है और मैंने उसे मारा नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। किम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा तुम वाकई में सोचते हो कि मैं इस बकवास पर यकीन करूंगा? सो योंग ने बस पलक झपकाई, जिससे किम को और घृणा महसूस हुई। किम ने थक कर कहा हम 20 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। फिर उसने सो योंग को एक कोने में बुलाया। कांग ने किम के खंजर पर नजर डाली और सोचा यही वो खंजर है जिससे उस बदसूरत गॉब्लिन को मारा गया था। कांग का शक सही निकला। किम ही वह शख्स था जिसने गॉब्लिन का काम तमाम किया था। अगले 2 दिन मुकाबले में ऐसे ही बीते। कक्षाएं चलती रही। कांग अपनी सीट पर बैठे बैठे ऊब चुका था। वहीं सॉन्ग घटना के बाद रिंग में दहशत का पर्याय बन चुका था। जो भी कैंडिडेट उससे लड़ने आता या तो डर के मारे बेहोश हो जाता या तुरंत हार मान लेता। 8वें दिन कांग का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। वह जोश से भरा किम के ऑफिस में घुसा और बोला ट्रेनिंग 2 दिनों में खत्म हो रहा है, असली तलवारों से लड़ाई कब करवाओगे? किम पहले ही सो योंग की हरकतों से परेशान था। थकी हुई आंखों से कांग को घूरता है। आखिरकार उसने सिर झुकाते हुए कहा तुम्हारा सो योंग पहले ही मेरी जिंदगी को नरक बना चुका है, कृपया उसे और बर्बाद मत करो। कांग कुछ देर रुका, फिर मुस्कुराते हुए बोला मुझे पता है रोज इन बच्चों की देखभाल करते हुए तुम बोर हो चुके हो। क्या तुम एक असली लड़ाई नहीं चाहते? कांग अचानक अंधेरे और खौफनाक ऑरा में घिरा। किम के पीछे प्रकट हुआ और फुसफुसाया हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? अगले ही पल दोनों ऑडिटोरियम में असली तलवारों से द्वंद के लिए तैयार खड़े थे। किम ने कांग का आभार व्यक्त करते हुए कहा अगर तुम नहीं होते तो कई लोगों की जान चली जाती। कांग ने विनम्रता से कहा यह मेरा कर्तव्य था, लेकिन मन ही मन वो सोच रहा था कि किम उस वस्तु का तो नहीं लेना चाहता जो
उसे उस भद्दे गॉब्लिन से मिला था। किम ने कॉन्ग की लंबी काली तलवार की ओर देखा और पूछा, यह काफी शानदार तलवार है, मुझे याद है स्टेज 6 पार करने पर एक विशेष तलवार मिलती है। सही कहा ना? कॉन्ग ने बेफिक्र अंदाज में झूठ बोला। हाँ, ये सड़क पर मिली थी। किम उसकी बात पर यकीन न करते हुए अपनी इन्वेंट्री खोल दे और दोहरे खंजर निकाल गंभीर चेहरे से बोला, ये खंजर भी मुझे सड़क पर मिले पड़े थे। किम अचानक अपनी जगह से गायब हो बिजली जैसी रफ्तार से कॉन्ग पर वार किया। कॉन्ग ने जैसे तैसे पलटकर हमला रोका। किम ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ ताकत पर ध्यान देते हो, लेकिन लगता है तुम्हारी रफ्तार भी काबिल तारीफ। कॉन्ग मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है ये तुम्हारी पूरी रफ्तार नहीं, मेरे पास तेजी से ठीक होने की क्षमता है, इसलिए मुझ पर पूरा दम लगाओ। किम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो अब मैं नहीं रुकूंगा। वह फिर से गायब हुआ और हर दिशा से वार करने लगा। उसके खंजर एक धुंधले साए की तरह दिख रहे थे, लेकिन कॉन्ग खौफनाक मुस्कान और चमकीली लाल आंखों के साथ इस लड़ाई का आनंद ले रहा। किम के वारों से कॉन्ग घायल होता है, लेकिन उसकी चोटें तुरंत ठीक हो जाती है। किम को अब समझ में आ गया है कि कॉन्ग हीलिंग क्षमता बेहद ताकतवर। किम ने योजना बनाई कि वह खंजर कॉन्ग की गर्दन पर रखेगा, जिससे वह पेट पर वार कर सके, लेकिन कॉन्ग ने चकमा देने के बजाय अपना हाथ खंजर के सामने कर दिया, जिससे खंजर उसकी हड्डियों में अटक गया। किम ने हैरानी से खंजर खींचने की कोशिश की, लेकिन वह फंस चुका था। कॉन्ग ने डरावनी मुस्कान के साथ कहा, अब फंस गए प्यारे। और इससे पहले कि किम कुछ समझ पाता, कॉन्ग ने खसकर खंजर खींचा और जोर से टक्कर मार दी। किम खून थूकते हुए जमीन पर गिरा पड़ा और बेहोश हो गया। उसकी चश्मा दूर जा गिरा। कुछ देर बाद होश आते हुए किम ने महसूस किया कि वह हार चुका है। थोड़ी देर बाद कॉन्ग कोक पीते हुए अपने सिर पर आइस पैक लगा कर बैठा था। किंग अब भी ठीक हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत होगे। कॉन्ग ने गर्व से कहा, इस स्पार का नतीजा बराबरी का था, मेरी हीलिंग क्षमता की वजह से। किम ने चिढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब मैं जीत गया? कॉन्ग नाराज होकर बोला, ये बराबरी थी, मैंने जानबूझकर अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया। दोनों कुछ देर तक मस्ती से झगड़ते रहे। फिर किम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शुक्रिया कॉन्ग, महीनों से बच्चों की देखभाल करते करते मैं थक चुका था। यह लड़ाई बहुत मजेदार थी। उसने कॉन्ग को आराम करने की सलाह दी, क्योंकि अगले दिन उन्हें डंजन का निरीक्षण करना था। अकादमी के बाहर एक रहस्यमय आदमी काले हुड में डंजन के प्रवेश द्वार पर खड़ा। इधर उधर देखने के बाद वह अचानक अंधेरे में गायब हो गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। अगली सुबह सभी लोग डंजन के सामने पंक्ति बनाकर खड़े थे। कॉन्ग ने आगे झुककर कहा, कॉन्ग ने आगे बढ़कर कहा, यह जगह अवेकनर ट्रेनिंग स्कूल द्वारा टीचिंग डंजन के रूप में चुनी गई है। स्वागत है एफिम डंजन गेका जंगल में। यहाँ के राक्षसों को गेका कहा जाता है, जो आम डंजन राक्षसों से मजबूत होते हैं, लेकिन इस जगह को ट्रेनिंग के लिए दो कारणों से चुना गया है। पहला, यह एक फील्ड टाइप डंजन है, इसलिए यहाँ पर जाल या छुपे हुए खतरे नहीं, जो है बस रात। दूसरा, गेकाओं को अलग अलग करके हराना आसान होता है। किम ने दरवाजा खोला और कहा, बाकी जानकारी अंदर जाने के बाद दूंगा। कॉन्ग ने गहरी सांस ली और प्रवेश द्वार के भीतर कदम रखा। का पहला डंजन अनुभव था। वह उत्साह और घबराहट दोनों महसूस कर रहा था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, उसे एक ऐसा एहसास हुआ जैसे वह एक पल के लिए हवा में तैर रहा हो। जब उसकी आँख खुली तो वह खुद को एक हरे भरे जंगल में पाता है। यह डंजन कम और पिकनिक स्पॉट ज्यादा लग रहा। चलते चलते कॉन्ग ने यो सॉन्ग से पूछा, तो अगर हम इस गेट से बाहर निकलेंगे तो वापस धरती पर होंगे, है ना? यो सॉन्ग ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, भाई ये सब हमें थ्योरी क्लास में पढ़ाया गया था, तुम्हें तो अब तक पता होना चाहिए था। कॉन्ग ने खींचते हुए कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं कर। मैं नहीं चाहता कि लोग सोचे कि हम एक हैंडसम लड़का किसी सनकी के साथ घूम रहा है। वही सॉन्ग ने तुरंत जवाब दिया, तुमने तो मुझसे पहले बात करनी शुरू की। थोड़ी देर बाद किम ने सभी को एक जगह एकत्रित किया और अपने एक जूनियर को गेका राक्षस लाने के लिए भेजा। इंतजार करते हुए किम ने समझाया, गेका एक पक्षी ऐसा राक्षस है जो लगभग 2 मीटर ऊंचा। वह शुतुरमुर्ग की तरह दिखता है। उसके पैर तेज हैं और चोंच ताकतवर की वह बकरबंद कवच को भी तोड़ सकती है। अगर चोंच का सीधा प्रहार हुआ तो हालत बुरी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना। मानक रणनीति यह है कि कई लोग इस गेका को घेरेंगे, इसके पैरों को बांध देंगे। तभी बीच में अचानक एक नोटिफिकेशन मिला जिस पर लिखा हुआ था, डंजन का कोर हटा दिया गया है, बाहर जाने के लिए पोर्टल खुल चुका है, डंजन अब ध्वस्त होने वाला है। और जमीन हिलने लगी। चारों ओर धरती कांपने लगी, आसमान फटने लगा जैसा महसूस होने लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, जैसे जंगल में आग फैल गई हो। सब घबरा गए और अगर तुरंत बाहर नहीं निकले तो हमेशा के लिए इस डंजन में फंस जाएंगे। लेकिन किम ने अपना धैर्य बनाए रखा और चिल्लाया, सब शांत रहो, डंजन तुरंत नहीं टूटेगा, हमारे पास कम से कम 1 घंटा है, इसलिए व्यवस्थित तरीके से बाहर निकलो। लिव ने किम की बात सुनी और एक एक करके सब बाहर निकलने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर डंजन का कोर किसने नष्ट किया। किम के मन में कुछ अजीब सा शक था। वातावरण में ठंडी खौफनाक आभा फैली हुई थी। जैसे ही आखिरी व्यक्ति बाहर निकला, डंजन अचानक पूरी तरह से हिलने लगा और अंदर से चिंगारियां फूट पड़ी। डर ने सबको जकड़ लिया, मानो कोई भारी बोझ सीने पर गिर पड़ा हो। किम का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने एक पल भी
भी गवाए बिना आदेश देना शुरू किया, सब तुरंत बाहर निकलो, हेडक्वार्टर को सूचित करो और सभी ट्रेनी को सुरक्षित निकालो, यह डंजन ब्रेक है। परंतु आदेश देते हुए भी किम के दिमाग में बातें घूम रही थी। अगर अस्थायी कोर को हटाया गया होता तो कालकोठरी या डंजन 2 से 3 दिन में टूटती। इसका मतलब किसी ने कुछ दिन पहले ही अस्थायी कोर को निकाला था और हमारे पास किसी छात्र के वेश में कुछ छुपा हुआ व्यक्ति है जिसने स्थायी कोर को नष्ट कर दिया। तभी भ्रमित कॉन्ग दौड़ता हुआ आया और पूछा, क्या चल रहा है? किम, जो पहले से तनाव में था, चिढ़ते हुए बोला, मैंने ये सब थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, अभी विस्तार समझने का वक्त नहीं है, बस जो सामने आए उसका सिर तोड़ दो। जैसे ही किम ने अपनी बात पूरी की, एक राक्षस डंजन से बाहर निकला। किम बिना कोई समय गवाए आगे बढ़ा, भरोसा करते हुए कि कांग स्थिति संभाल लेगा। लेकिन कांग, जो अभी भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था, पीछे से चिल्ला रहा था, अरे रुको, पहले समझाओ तो सही, ये डंजन ब्रेक क्या होता है? जैसे ही कांग ने मुड़कर देखा, एक राक्षसों का झुंड उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। ये नजारा देखकर कांग की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। वो अपनी खुशी को दबा नहीं पाया जब अचानक किसी की आवाज आई, मुझे भी शामिल कर लो बड़े भाई। कांग ने घूम कर देखा, यो सॉन्ग ने आकर राक्षसों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। यो सॉन्ग की ताकत देख कांग हैरान था। जैसे ही यो सॉन्ग ने एक राक्षस का सिर कुचल कर खत्म किया, उसका खून चेहरे पर बिखर गया। यो सॉन्ग ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, हथौड़े से कुचलने का मजा ही कुछ और है। दूसरी हुई कांग को यो सॉन्ग का ये पागलपन बहुत ही घिनौना लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये बंदा तो पूरा सन की है। लेकिन कांग को यह पता नहीं था कि जब वो खुद गॉब्लिन्स को मारता है तो उसका चेहरा भी ऐसा ही भयानक हो जाता है। पर एक बात कांग को सुकून देती थी, यो सॉन्ग जैसा पागल उसकी तरफ से लड़ रहा है। जब यो सॉन्ग पक्षियों को तबाह करने में जुटा था, कांग ने अपनी तलवार निकाली और लड़ाई में कूद पड़ा। एक झटके में एक राक्षस का सिर काट दिया और फिर बिना रुके सारे पक्षियों को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। यो सॉन्ग ने हैरानी से देखा और पूछा, तूने जादू किया क्या? कांग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये एक स्किल है जो मैंने कुछ वक्त पहले ही हासिल की थी। यो सॉन्ग ने उत्सुकता से पूछा, ट्यूटोरियल से मिली? कांग ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, सीक्रेट है। तभी जमीन और जोर से कांपने लगी। एक विशाल का लाल गीका राक्षस बाकी राक्षसों के पीछे से निकला। यह एक म्यूटेंट गीका था, बॉस मॉन्स्टर। किम को एहसास हुआ कि यह बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अभी तक सहायता नहीं पहुंची थी। छोटे मोटे राक्षसों से लड़ना अलग बात है, लेकिन इस विशाल का राक्षस से पहली बार दोनों का सामना हो रहा था। यो सॉन्ग ने इस मोटे गीका को देखा और अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाई भाई, ये मेरा है, मुझे दे दो। कांग ने अपने मुंह से गीका का खून चाट लिया था। पागलों में और पागलपन की तरह हंसते हुए चिल्लाया, मैं इसे जिंदा खा जाऊंगा। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि कोई किम से पूछ रहा है, आज के डंजन अभ्यास में क्या हुआ था? किम पुष्टि करता है कि किसी ने ट्रेनिंग डंजन में घुसकर जानबूझकर डंजन ब्रेक करवाया था। यह पिछले महीने से चल रहे डंजन आतंक का हिस्सा लग रहा है। महिला ने पूछा, क्या कोई ट्रेनी ऐसा था जिसने खास प्रदर्शन किया? किम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, 2 लोग थे, इन्होंने ही बॉस मॉन्स्टर का खात्मा किया। फ्लैशबैक में कांग और यो सॉन्ग को हम गीका के टुकड़े करते हुए देखते हैं। दोनों खून में सने कपड़ों में खड़े पागलों की तरह हंस रहे। महिला अपने होठों को हल्के से काटते हुए उत्सुकता से पूछती है, क्या तुमने उन्हें भर्ती का प्रस्ताव दिया? किम हंसते हुए कहता है, ट्रेनर के लिए ऐसा करना गैर कानूनी। महिला मुस्कुरा कर उससे कहती है, तुम हमेशा नियमों में बंधे रहते हो। दृश्य बदलता है और यह कहानी 10वें दिन की बात है। आखिरकार कांग को उसका अवेकनर सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वह और यो सॉन्ग मुख्य दरबार पर पहुंचते हैं, एक चमचमाती हुई सफेद लिमोजिन को देखते कार से एक आदमी बाहर निकलता है और कहता है, मास्टर कृपया गाड़ी में बैठिए। कांग चौंक कर यो सॉन्ग से पूछता है, तुम्हारा जन्म क्या चांदी के चम्मच के साथ हुआ था? यो सॉन्ग मुस्कुराते हुए कहता है कांग से गाड़ी में बैठने और बताता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। कांग उसका धन्यवाद करते हुए गाड़ी में बैठता है और कहता है, मैंने ऐसी गाड़ी पहले कभी सफर नहीं किया। तभी पीछे से किम कांग को आवाज लगाता है। कांग पलट कर देखता है और फिर से किम का नाम गलत बोलकर क्रिंग कह देता है। किंग, जो अब कांग की कमजोर याददाश्त का आदी हो चुका था, हंसते हुए उसे टाल देता है। कांग को लगता है कि किम उसे विदा करने आया है, तो वह कहता है, तुम काफी भावुक निकले। किम गहरी सांस लेते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं। वह यह भी बताता है कि कल जो डंजन ब्रेक हुआ था उसके इनाम दोनों को मिलेंगे। जैसे ही किम जाने लगा, कांग घबरा कर चिल्लाता है, क्या बस इतना ही? कम से कम कुछ शुक्रिया तो कहो। किम मुस्कुरा कर कहता है, तुम मजबूत हो और आगे भी और ताकतवर बनोगे। हम जल्दी ही किसी डंजन में फिर मिलेंगे, लेकिन याद रखना तुम एक एबिलिटी यूजर हो और इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। कांग अपने सर्टिफिकेट कार्ड को माथे पर चिपका कर दिखाते हुए जुई से पूछता है, तुम्हें मेरी काबिलियत दिख रही है? लेकिन जुई बिना कुछ ध्यान दिए अपने फोन पर वीडियो देखकर कहती है, हाँ, तुम बहुत महान हो। कांग थोड़ी अकल में कहता है, अब से तुम्हारे एक घमंडी रवैया बंद करो, क्योंकि कल से मैं इस इलाके के सारे डंजन खत्म कर दूंगा। फिर वह सोचता है, लेकिन मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? क्या मैं डंजन मैप्स गूगल पर देख सकता हूँ? जुई मुस्कुराते बताती है, इसके लिए एक ऐप है, रडार। कांग प्रभावित होकर उसे जीनियस कहता है। जुई उसे चिंता होती है और सोचती है, कांग पहले इतना कमजोर नहीं था, इतना बेवकूफ नहीं था, पर क्या ताकत के साथ
उसने अपनी बुद्धि भी खो दी है। कांग समझाता है कि उसने ऐप के बारे में पढ़ा है जिसमें डंजन, मैप्स, मॉन्स्टर की जानकारी और टीम मेंबर भर्ती के ऑप्शंस है। वह सोचता है कि गेकस फॉरेस्ट का एक F रैंक डंजन क्या वह अकेले पार कर पाएगा। उसे लगता है कि वह इससे खूब पैसा कमा सकता है और उसकी मम्मी का सर भी गर्व से ऊंचा हो जाएगा। एक महीना बीत जाता है। खबरों में आता है कि सबसे कम रैंक वाले F रैंक डंजन को क्लियर करने का इनाम 20 मिलियन है और यह भी बताया जाता है कि मॉन्स्टर से गिरने वाले मैजिक स्टोन अब नए एनर्जी के स्रोत के रूप में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। इस बीच कॉन्ग के पिता उसकी माँ से पूछते हैं क्या कॉन्ग का कोई फोन आया। माँ बताती है कॉन्ग ने पिछले महीने 10 मिलियन जेब खर्च के लिए भेजे और हमने एक पुरानी कार भी खरीदी। पिता हैरान होकर कहता है अब तो कॉन्ग मुझसे ज्यादा कमाने लगा है और हंसते हुए वह कहते हैं लेकिन ये काम खतरनाक है, बहुत लोग डंजन में मारे जाते हैं। टीवी पर बताया जाता है कि डंजन में टीम बनाकर जाना बेहतर है। पिता को यकीन है कि कॉन्ग लापरवाही से कुछ नहीं करेगा। माँ भी सहमत है और कहती है कॉन्ग हमेशा समझदार रहा है। दूसरी तरफ कॉन्ग अकेले ही डंजन में छापे मार रहा है। उसके माता पिता को नहीं पता कि कॉन्ग अब ऐसा लड़ाकू बन गया है जो दुश्मनों पर वहशी अंदाज में हावी हो जाता है। उसका प्यार से रखा नाम उसकी कार का बटलर जो बाहर खड़ी होती है लेकिन कॉन्ग फोन नहीं उठा रहा। माँ चिंतित होकर कहती है वो शायद सो रहा होगा और पिता सलाह देते हैं कि कल फिर से फोन कर लेंगे। तभी घर के आसपास एक पुराना टूटा फूटा गेट प्रकट होता है जिससे एक भयानक ठंडी हवा बाहर आने लगती है और देखते ही देखते गेट से हजारों गॉब्लिन्स और ऑर्क ओगर बाहर निकलने लगते हैं और उनके पीछे एक विशाल गॉब्लिन चलता हुआ दिखाई देता है। दृश्य बदलता है और हम कॉन्ग को डंजन से बाहर निकलते हुए देखते हैं। वह अपनी कार की तरफ बढ़ता है और देखता है जूई के 36 मिस्ड कॉल है। फोन फिर से बजता है और कॉन्ग उसे उठाता है। जूई घबराई हुई आवाज में कहती है कुछ बहुत बुरा हुआ है, मम्मी पापा के घर के बाहर डंजन ब्रेक हुआ है, वे खतरे में है। यह सुनते ही कॉन्ग का चेहरा गंभीर हो जाता है। जूई उसे अकेले न जाने की सलाह देती है लेकिन कॉन्ग पहली बार बड़े भाई की तरह उसे भरोसा दिलाता है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। वह मुस्कुराते हुए कहता है मैंने स्टेज 8 पार की है जिसे अब तक कोरिया में सिर्फ 3 लोग पार कर पाए हैं, मुझ पर विश्वास रख। जूई चिंतित होते हुए उसे अलविदा कहती है। जैसे ही कॉन्ग कार में बैठता है उसका चेहरा फिर से गंभीर हो जाता है मानो वह सारे ऑर्क्स को जिंदा निगलने वाला हो। तो कॉन्ग क्या अपने मम्मी पापा को बचा पाएगा? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कॉन्ग का दर्द। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।